डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2301 से 2310 तक। इतनी तेजी! फैंग ज़े युआन को हरकत करते देखकर लीबाओ के तासुरात तल्ख हो गए। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स बगैर किसी हिचकिचाहट के हमला कर देगा। फैंग ज़े युआन में मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर वाली कोई फराखदिली नहीं थी। फैंग ज़े युआन का मक्का इतना तेज था कि इंसानी जिस्म के पास रद्दे अमल जाहिर करने का अमली तौर पर कोई वक्त नहीं था। आओ! ताहम सैफ अली ने फैंग ज़े युआन के मुक्के की हरकत शुरू होते ही रद्दे अमल जाहिर कर दिया था। न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स की ज़हनी प्रोसेसिंग की रफ्तार एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा तेज होती है। खतरे के बारे में उनकी हसासियत भी एक आम शख्स के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा तेज होती है। वो दुश्मन के हरकत करने से पहले ही आने वाले हमले को महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स इतने खौफनाक होते हैं। चूंकि हकीकी दुनिया में किसी न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर के साथ ये उनकी पहली लड़ाई थी, इसलिए सैफ अली ने बचने के बजाय मुक्के का जवाब मुक्के से देने का फैसला किया। फैंग ज़े युआन के मुक्के की तरह सैफ अली की हरकत में भी कोई दिखावा नहीं था। ये एक मियारी, दरसी मक्का था। खुदकुश कम बख्त। फैंग मनगेओ ये देखकर मुस्कराए बगैर ना रह सका। फैंग मनगेओ ने रीड स्टोन रेस्टोरेंट में होने वाले तसादुम के दौरान पहचान लिया था कि सैफ अली इससे कमज़ोर है। इसके वालिद का तो जिक्र ही किया है। इसके वालिद बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन लाइफ पोशन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत उन्होंने इस उम्र में भी अपनी बेहतरीन हालत बरकरार रखी हुई थी। दरहकीकत फैंग ज़े युआन का जिस्म अगले 2 अशरों तक ज़वाल पजीर होना शुरू नहीं होगा। सैफ अली का बरारास्त हमले का सामना करने का फैसला खुदकुशी के मुतरादिफ था। धमाका! जैसे ही दोनों मुक्के आपस में टकराए, उनके दरमियान हुआ दबकर बखर गई और उसके झटके ने नीचे संगमरमर के फर्श में दरारें डाल दें। कमरा हल्का सा लरज उठा और यहां तक कि शाइस्ता भी लड़खड़ा कर पीछे हट गई। तसादुम के बाद सैफ अली और फैंग ज़े युआन ने एक कदम पीछे हटाया। उनके पैरों के नीचे जमीन थोड़ी धंस गई थी। ये कैसे मुमकिन है? फैंग मनगेओ ने हैरत ज़दा आंखों से सैफ अली को देखा जब इसने नौजवान को इस तबादले से बिल्कुल महफूज पाया। 10 दिन पहले सैफ अली इससे कमज़ोर था, लेकिन अब सैफ अली ने अपने वालिद का मक्का बगैर किसी नुकसान के बर्दाश्त कर लिया था। उसने इसे रोक लिया। इस नतीजे ने लीबाओ को भी बहुत हैरान किया। वो जानता था कि सैफ अली एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर है, लेकिन फैंग ज़े युआन दहाइयों से इस रास्ते पर चल रहा था। कत नज़र इसके कि वो कब न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बना, इसकी जिस्मानी फिटनेस गैर इंसानी थी। सैफ अली को इस मामले में बूढ़े आदमी का मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। मजीद बरा, फैंग ज़े युआन का मक्का कमाल का था। लीबाओ को यकीन था कि अगर उसने इस हमले को बरारास्त रोकने की कोशिश की होती तो वो तो मर जाता, अशदीद जख्मी हो जाता। सच तो यह है कि सैफ अली खुद भी काफी हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि टावर ऑफ फॉर गॉड्स में अपनी तरबियत के बाद इसमें इतनी बड़ी बेहतरी आएगी। ना सिर्फ उसकी फिटनेस में तेजी से बेहतरी आई थी, बल्कि इसने अपने कंट्रोल में भी खातिर खा इजाफा किया था। उसने अपने मुक्के में ओसवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन के कुछ उसूलों को कामयाबी से नाफिज किया था, जिससे फैंग ज़े युआन की ताकत का एक हिस्सा नीचे की तरफ मुंतकिल हो गया था। यही वजह थी कि वो बगैर किसी चोट के इस हमले का सामना करने में कामयाब रहा था। अगर ये लड़ाई सैफ अली के ग्रैंड मास्टर के दर्जे पर पहुंचने के फौरन बाद हुई होती तो वो यकीनी तौर पर फैंग ज़े युआन के मुक्के से जख्मी हो जाता। क्या ये न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स की ताकत है? शाइस्ता ने सोचा जब उसने टूटे हुए फर्श को देखा और सैफ अली और फैंग ज़े युआन से निकलने वाले दम घटाने वाले हालों को महसूस किया। ये इंसानों के दरमियान लड़ाई के बजाय मशीनी दरिंदों के दरमियान लड़ाई लग रही थी।
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ فینگ لن سٹی کے مختلف خاندان فینگ خاندان سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے۔ اسی دوران سیف علی اور فینگ ژے یوان نے مکے بازی کے بعد لڑائی جاری نہیں رکھی۔ اس کے بجائے انہوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک لمحہ لیا۔ بہترین۔ ایسی عمر میں اس طرح کے معیار تک پہنچنا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ اتنے پر اعتماد ہیں، فینگ ژے یوان نے سکون سے سیف علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، تاہم اب کو کیا لگتا ہے کہ آپ اکیلے کب تک زیرو ونگ کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ تنظیمیں زیرو ونگ کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ فینگ خاندان کے ساتھ شراکت داری اب کا بہترین آپشن ہے۔ زیرو ونگ صرف فینگ خاندان کے وسائل اور طاقت کے ساتھ ہی ان تنظیموں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو صرف موت ہی آپ کا انتظار کرے گی۔ آپ کو ایسے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر فینگ، سیف علی نے کہا۔ زیرو ونگ اپنا خیال خود رکھے گا۔ زیرو ونگ پہلے ہی اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ فرسٹ ریٹ گلز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن قسمت کی بات ہے کہ وہ زیرو ونگ کا کوئی طاقتور پس منظر نہیں تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ دوسری تنظیموں کی نظریں گلڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیف علی ہیونس رمبل ٹریننگ سینٹر کی ترقی کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فینگ خاندان جیسی طاقت اتنی جلدی زیرو ونگ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ فینگ ژے یوان ہنسا۔ مجھے امید ہے کہ وقت آنے پر آپ اس طرح کا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے۔ فینگ ژے یوان پھر مڑا اور استقبالیہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے سیف علی کو مزید قائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ فینگ منگیو اور سرخ لباس والی لڑکی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے اور بوڑھے آدمی کے پیچھے چل دیے۔ زیرو ونگ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر سے نکلنے اور اپنی لگژری کار میں سوار ہونے کے بعد فینگ ژے یوان سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس نوجوان خاتون کی طرف مڑا جو خاموش رہی تھی۔ شیہان، میں بعد میں فینگ لن سٹی کے ڈوجوز اور ٹریننگ سینٹر سے رابطہ کروں گا۔ میں ہیونس رمبل کے ورچوئل کامبیٹ پلیٹ فارم کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، فینگ ژے یوان نے سرد مہری سے کہا۔ ماتھولوجی میں اپنی پوزیشن کے ساتھ تمہیں اس زیرو ونگ جیسی گلڈ کو دبانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی گلڈ گارڈز ڈومین میں ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے کافی افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیونس رمبل نے اپنے قائم کردہ ورچوئل پلیٹ فارم سے کافی باصلاحیت جنگجوؤں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور جب تک وہ اس پلیٹ فارم سے نمٹ لیں گے، گیم میں زیرو ونگ کی ترقی رک جائے گی۔ ایک بار جب وہ ہر زاویے سے زیرو ونگ کو دبا دیں گے تو یہ صرف وقت کی بات ہوگی کہ سیف علی فینگ خاندان کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ یقیناً ماتھولوجی گارڈز ڈومین کی ٹاپ 5 سپر گلڈز میں سے ایک ہے۔ تاہم ماتھولوجی مغربی براعظم پر مبنی ہے اور ابھی تک مشرقی اور مغربی براعظموں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورچوئل کامبیٹ پلیٹ فارم کے ذریعے ابھی تک مشرقی کھلاڑیوں کے ڈیٹا سے جڑنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے مشرقی براعظم میں ایک ٹیم لے جانے سے پہلے کچھ وقت درکار ہوگا، فینگ شیہان نامی سرخ لباس والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بار جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم زیرو ونگ کے ماہرین کو کچل دیں گے۔ دونوں براعظموں کی گلڈز کی توجہ کے مختلف شعبے ہیں اور جنگی معیار کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں صورتحال تمہارے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ منگیو جہاں ہو سکے گا تمہاری مدد کرے گا، فینگ ژے یوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فینگ ژے یوان کے گروپ کے جانے کے بعد زیرو ونگ کے ہیڈ کوارٹر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ زیرو ونگ کے ارکان گلڈ اور فینگ خاندان کے درمیان تنازع کے بارے میں جانتے تھے۔ بہرحال سیف علی نے ریڈ سٹون ریسٹورنٹ میں کافی ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں فینگ خاندان کے ساتھ صورتحال سب کے ذہنوں پر سوار تھی۔ چونکہ فینگ خاندان کچھ حاصل کیے بغیر چلا گیا تھا، اس لیے وہ زیرو ونگ کے کھلاڑیوں نے سکون کا سانس لیا۔ ہال ماسٹر، اب جب کہ فینگ خاندان نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس 2 نیوٹرلائزنگ گرینڈ ماسٹرز ہیں، فینگ لن سٹی کے ڈوجوز اور ٹریننگ سینٹرز اس خاندان کا ساتھ دیں گے۔ کچھ ڈوجوز اور ٹریننگ سینٹرز جن کے ساتھ ہم نے شراکت داری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، وہ ممکنہ طور پر معاہدوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بڑی تعداد میں باصلاحیت جنگجوؤں کو تیزی سے بھرتی کرنا ممکن نہیں ہوگا، آمنہ نے کہا۔ مزید برآں، فینگ خاندان غالباً ہماری قیمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے ڈوجوز اور ٹریننگ سینٹرز کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے۔
हमारी तरजीह ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स कायम करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब शहर के गिर्द कुछ छोटे पैमाने के ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने की कोशिश करें, सैफ अली ने जवाब दिया। वो भी इस असर और रसूख को समझता था जो फैंग खानदान 2 न्यूट्रलाइजन ग्रैंड मास्टर्स के साथ हासिल करेगा। मजीद बरा, फैंग खानदान को कैलिन कॉरपोरेशन की हिमायत हासिल थी। जब ताकत और माली वसाइल की बात आती तो इस जीरो विंग का कोई मुकाबला नहीं था। ताहम वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म मुस्तकबिल में लड़ाई का मरकजी प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जब तक हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर अपने वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स को तैयार करता रहेगा, इसके पास फैंग खानदान के साथ मुकाबला करने का कुछ मौका रहेगा। प्लेटफॉर्म्स तैयार करना कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमारे मौजूदा मालियात के साथ ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करना। आमना ने बेबसी से कहा। अगरचे जीरो विंग ने हाल ही में स्टोन फॉरेस्ट टाउन के जरिए काफ़ी क्रेडिट्स कमाए थे, लेकिन एक बड़ा वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म कायम करने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी। ट्रेनिंग सेंटर में एक प्लेटफॉर्म का क़याम पहले ही जीरो विंग के मालियात पर एक बड़ा बोझ था। मज़ीद कायम करने की कोशिश करना महज गैर हकीकी था। पुरसुकून रहें, जीरो विंग उस वक्त काफ़ी अमीर है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं मुनासिब जगहों की तलाश शुरू कर दूंगी। सैफ अली का जवाब सुनकर आमना की आंखें जोश से चमक उठीं। अगर उनके पास काफ़ी सरमाया होता तो हेवेंस रंबिल को फैंगलिन सिटी के मुख्तलिफ डबजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स के बगैर भी अपनी तरक्की की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। आमना के साथ ट्रेनिंग सेंटर के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करने के बाद सैफ अली गार्ड्स डोमेन में वापस आ गया। दूसरी गिल्ड्स गेम के इस मरहले पर गार्ड्स डोमेन में पैसे कमाने के लिए जिदोजहद कर सकती हैं, लेकिन जीरो विंग के लिए ये कोई मसला नहीं था, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के बाद। बहरहाल, ग्रेविटी माउंटेन रेंज मुख्तलिफ दौलतमंद ताकतों का मरकज़ बन रही थी। चैप्टर 2302 दुकानें किराए पर देना। ग्रेविटी माउंटेन रेंज, शुमाली कला। जैसे ही सैफ अली ऑनलाइन आया, इसका इस्तकबाल एक बहुत मसरूफ सड़क के मंजर से हुआ। जब वो शहर की सड़कों पर चल रहा था, उसने गिल्ड के खिलाड़ियों के बड़े ग्रुपों को कले के होटलों की तरफ भागते हुए देखा, जो तमाम कमरे बुक कर रहे थे और उन्हें अपनी गिल्ड्स के लिए आर्जी रहाइशगाहों में तब्दील कर रहे थे। उस वक्त शुमाली कला एक आम शहर की तरह खुशहाल था। सैफ अली पहले ही बता सकता था कि शुमाली कला ग्रेविटी माउंटेन रेंज में तवज्जो का मरकज बन जाएगा। इसी दौरान आज़ाद खिलाड़ी उस जीरो विंग की रहाइशगाह के बाहर जमा थे, जो गिल्ड में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देने के लिए बेताब थे। वो सब गिल्ड की रहाइशगाह की पेश करदा मुराद से फ़ायदा उठाना चाहते थे और इस वजह से कालू भाई और दीगर काम में दबे हुए थे। गिल्ड लीडर अब वापस आ गए हैं। जब आबिदा गाल, जो गिल्ड लीडर के दफ्तर में दस्तावेजात तरतीब देने में मसरूफ थी, ने सैफ अली को कमरे में दाखिल होते देखा तो उसने फिक्रमंदी से पूछा, फैंग खानदान के साथ मामला कैसा रहा? अगरचे वो फैंगलिन सिटी में नहीं थी, लेकिन वो वहां फैंग खानदान की पोजीशन से वाकिफ थी। जीरो विंग ने अभी फैंगलिन सिटी में खुद को कायम किया था, और अगर फैंग खानदान ने गिल्ड को निशाना बनाने का फैसला किया तो इससे जीरो विंग की अंग तरक्की और हकीकी दुनिया में असर पड़ेगा, खास तौर पर अब जबकि मुख्तलिफ गिल्ड्स डबजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स की अहमियत को समझती थी। गार्ड्स डोमेन की बहुत सी बड़ी गिल्ड्स उस वक्त तक डबजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ शिराकत दारी कर चुकी थीं। कुछ गिल्ड्स ने तो अपने भी खोल लिए थे। डबजो और ट्रेनिंग सेंटर के साथ न सिर्फ वो अपने बासलाहियत अफराद की परवरिश कर सकते थे, बल्कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए खिलाड़ियों को भी भर्ती कर सकते थे। मुल्क के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स और डबजोज के गार्ड्स डोमेन की बड़ी गिल्ड्स के साथ इल्हाक के बाद जीरो विंग को नए शहरों में खुद को कायम करने में मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा जीरो विंग को गिल्ड में नया खून शामिल करने के लिए फैंगलिन सिटी के हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सब ठीक है, जीरो विंग को खरीदने के मुज़ाकरात महज नाकाम हो गए, सैफ अली ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या ये वाकई बुरा नहीं है? सैफ अली के लापरवाह रवैये ने आबदा गाल को परेशान कर दिया। फैंग खानदान कैलिन कॉरपोरेशन का मालिक है और फैंगलिन सिटी में मुकीम है। फैंग खानदान को हमें निशाना बनाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसे सिर्फ फैंगलिन सिटी के डबजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स से राब्ता करने और उन्हें हमारी कीमतों का मुकाबला करने की हिदायत करने की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा होता है तो कोई भी हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर नहीं आएगा। हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर इस वक्त जीरो विंग के नए बासलाहियत खिलाड़ियों का बुनियादी जरिया था। अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं आएगा
तो जीरो विंग के पास भर्ती करने के लिए कोई नया नहीं होगा। मजीद बरा, फैंग खानदान हेवेंस रंबिल के नए अरकान को ज्यादा तनख्वाह की पेशकश करके आसानी से तोड़ सकता है। फैंग खानदान न सिर्फ जीरो विंग की नए खून की सप्लाई मुनक़ते कर देगा, बल्कि हेवेंस रंबिल जीरो विंग के मालियात पर भी बोझ बन जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर को रोजाना खुला रखने पर भारी रकम खर्च होती है। पुरसुकून रहू जीरो विंग अब वो गिल्ड नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फैंग खानदान अपनी औकात से बढ़कर सोच रहा है। अगर वो समझता है कि वो हमें हड़प कर सकता है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। कले की दुकानों की तामीर कैसी चल रही है? वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ दुकानें किराए पर देते हैं तो हम ज्यादा नहीं कमा सकेंगे। एक दरमियाने कले के तौर पर शुमाली कला एक वक्त में सिर्फ महदूद खिलाड़ियों की गुंजाइश रख सकता है, आबदा गाल ने रिपोर्ट दी। कले का दौरा करने वाली बहुत कम ताकतों ने दुकानों में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके बजाय ज्यादातर लोग तवील मुद्दत के लिए होटल किराए पर लेने का कह रहे हैं। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें आमतौर पर दुकानें हासिल करने में काफी दिलचस्पी रखती थीं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वहां काफी आमदोरफ्त हो। शुमाली कला की ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों की आबादी के साथ कले की दुकानों को ज्यादा कीमत पर किराए पर देना गालिबन काफी मुश्किल होगा। मजीद बरा, कले में दुकानों की तादाद का मुकाबला गिल्ड सिटी की दुकानों से नहीं किया जा सकता था। गार्ड्स डोमेन की सेटिंग्स की बुनियाद पर कलों में सिर्फ महदूद तादाद में दुकानें हो सकती थीं। एक छोटे कले में सिर्फ 100 दुकानों की गुंजाइश होती थी, जबकि एक दरमियाने कले में 240 दुकानें हो सकती थीं। इसके मुकाबले में एक बुनियादी शहर में आसानी से 1000 से ज्यादा दुकानें हो सकती थीं। जब तक वो मुकम्मल हैं, मैं मुतमईन हूं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। जरूरी तैयारियां देखें और ऐलान करें कि शुमाली कला अपनी दुकानें लीज पर देना शुरू कर देगा। हर दुकान की बोली 50 लाख क्रेडिट्स माहाना से शुरू होगी और हम कल सिर्फ 200 दुकानें लीज पर देंगे। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। गिल्ड लीडर अप। आबदा गाल ने सैफ अली को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। अगर वो जीरो विंग सिटी की दुकानें 50 लाख क्रेडिट माहाना पर लीज पर नहीं दे सकते थे, तो वो शुमाली कला की दुकानें कैसे किराए पर देने वाले थे, जहां इस वक्त 5 लाख से भी कम खिलाड़ी थे। और सैफ अली की ज्यादा कीमत तो सिर्फ इब्तिदाई बोली थी। बस उसे मुकम्मल करें, वक्त आने पर अब समझ जाएंगी। सैफ अली ने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। न्यूट्रल मैप्स में कले गार्ड्स डोमेन में गिल्ड सिटीज से कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श थे। गिल्ड टाउन्स और सिटीज बहुत से न्यूट्रल मैप्स में उनके माहौल की वजह से तामीर नहीं किए जा सकते थे और खिलाड़ियों को आराम करने के लिए कलों पर इन्हिसार करना पड़ता था। गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर खिलाड़ी आजाद खिलाड़ी भी थे, और जब उन्हें ऐसी अशिया मिलती थीं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती थी, तो वो तकरीबन हमेशा उन्हें अपने पसंदीदा आरामगाह में फरोख्त करते थे। कुदरती तौर पर दुकानें गिल्ड्स के लिए इन अशिया को खरीदने और जखीरा करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म थीं, खास तौर पर वो अशिया जो किसी के बैग की जगह में जखीरा नहीं की जा सकती थी। मवाद और अशिया की खरीदारी और जखीरा अंदोजी के अलावा न्यूट्रल कलों की दुकानों का एक छुपा हुआ फायदा था, वो घूमने फिरने वाले मर्चेंट के साथ लेन देन कर सकते थे और खुसूसी अशिया खरीद सकते थे। घूमने फिरने वाले ताजिर न्यूट्रल कले का दौरा तब तक करते थे जब तक वहां मुनासिब सिक्योरिटी होती थी, और ये अक्सर इनफरादी खिलाड़ियों और दुकानों के साथ कारोबार करते थे। ताहम घूमने फिरने वाले ताजिर सिर्फ दुकानों को अपनी खुसूसी अशिया फरोख्त करने की पेशकश करते थे। ऐसी ही एक खुसूसी चीज एडवांस्ड वॉन्डरर्स कैंप थी। इस चीज के साथ एक टीम न्यूट्रल मैप में आर्जी आरामगाह कायम कर सकती थी। अगरचे हर एडवांस्ड वॉन्डरर्स कैंप सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था और हर इस्तेमाल की मुद्दत 1 दिन थी, लेकिन ये किसी शहर अकले में वापस आए बगैर टीम को अपनी स्टेमिना और कंसंट्रेशन को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में मदद देता था। एडवांस्ड वॉन्डरर्स कैंप एक्सप्लोरेशन टीमों के लिए एक कीमती खजाना था। कभी कभी अगर खिलाड़ी खुशकिस्मत होते तो वो ऐसे घूमने फिरने वाले ताजिरों से भी मिलते जो इंतहाई नायाब मनी मोबाइल कैंप फरोख्त करने में दिलचस्प रखते थे। एडवांस्ड वॉन्डरर्स कैंप के बरक्स मनी मोबाइल कैंप मुस्तकिल था। इसमें एक वक्त में सिर्फ 100 खिलाड़ियों की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन एक टीम इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल कर सकती थी। हर एक्टिवेशन पर उसकी कीमत सिर्फ चंद मैजिक क्रिस्टल्स होती थी। सबसे छोटा कला जिसका घूमने फिरने वाले मर्चेंट दौरा करते थे वो एक दरमियाना कला था। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ ताकतों ने न्यूट्रल दरमियाने कलों और इससे बड़े कलों पर कब्जा करने के लिए इतनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी थी।
हर न्यूट्रल दरमियाना कला सोने की कान था और यकीनी तौर पर उसे हासिल करने के लिए जंग करने के काबिल था। न्यूट्रल मैप्स में तरक्की के अपने इम्कानात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ताकतें कले की दुकानें किराए पर लेने के लिए कोई भी कीमत अदा करने से दरेक नहीं करेंगी। जब तक कोई न्यूट्रल मैप में दरमियाने कले या इससे बड़े कले का मालिक होता, इसे आमदनी के ज़राए की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पर अगर वो कला शुमाली कला हो। फ़ी अलहाल ये ग्रेविटी माउंटेन रेंज का वाहिद कला था जिसमें रिटर्न स्क्रूलिस थे, और ग्रेविटी माउंटेन रेंज में बहुत से गैर दरियाफ्त शदा खंडरात मौजूद थे। ज़ीरो विंग को इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई कले की दुकानें किराए पर नहीं ले रहा। सैफ अली की हिदायत की तस्दीक के बाद आबदा गाल ने अवाम को मतला किया कि शुमाली कला की दुकानें किराए पर दस्तयाब हैं। चैप्टर 2303 हंगामा आरआई का आगाज़। जब शुमाली कला की दुकानों की दस्तयाबी की खबर आम हुई तो मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जो पहले ही कले में अपने अड्डे मुंतकिल कर चुकी थीं, उन्हें फ़ौरन इसका इल्म हो गया। कोई भी ताकत कले की दुकान हासिल करने का मौका नहीं गिनवाएगी, ख़ास तौर पर शुमाली कला में। इस वक्त शुमाली कला का ग्रेविटी माउंटेन रेंज का दिल बनना तकरीबन यकीनी था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स नक्शे के दूसरे कलों पर कब्जा कर सकती हैं, यहाँ तक कि बाकी दो दरमियाने कलों में से एक पर भी, लेकिन उनके शुमाली कला जितना मकबूल कला हासिल करने का इम्कान नहीं था। शुमाली कला ने पहले ही अपने फ़वाइद हासिल करना शुरू कर दिए थे, जबकि अभी तक किसी दूसरे पर कब्जा नहीं किया गया था। ताहम इससे पहले कि ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतों ने शुमाली कला की दुकानों पर तवज्जो मरकूज कर सकती, एक सिस्टम अनाउंसमेंट गेम के हर खिलाड़ी तक पहुंच गए। सिस्टम अनाउंसमेंट एक खिलाड़ी ने एक रैपिक मैन स्टोरी लाइन क्वेस्ट को मुतहर्रिक किया है और नए एक्सपेंशन पैक इन्विजन ऑफ उदर प्लिनर्स को फ़आल कर दिया है। दूसरे जहानों से जड़ने वाले प्लिनर पेसेजेस 3 घंटों में खिलना शुरू हो जाएंगे। गार्ड्स डोमेन बर्रे आज़म का हर खिलाड़ी दंग रह गया, ड्रैगन हार्ट आइलैंड के खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया है। एक लम्हे की हैरत के बाद वो सब खुशी से निहाल हो गए। हर कोई जानता था कि दूसरे जहान वसाइल के खजाने हैं, लेकिन किसी दूसरे जहान में दाखिल होना आसान नहीं था। यह हैरत अंगेज खबर थी कि मुतअद्दिद दूसरे जहानों के रास्ते खिलने वाले थे। गिल्ड लीडर, ये कमाल है। इन जहानी रास्तों के साथ हमें अब लेवल 100 के हथियारों और आलात को हासिल करने के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, आबदा गाल ने जोश से कहा। ज़ीरो विंग को दूसरे जहानों के दस्तयाब वसाइल के बारे में दूसरी ताकतों के मुकाबले में बेहतर समझ थी। मिसाल के तौर पर आइस क्रिस्टल वर्ल्ड को ले। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में मुख्तलिफ मुनफरिद मवाद और आला दर्जे की फॉर्जन तकनीकें मौजूद थीं। गिल्ड ने इन फ़वाइद का फ़ायदा उठाकर एक दौलत कमाई थी। बदकिस्मती से जब लीक हॉट सिटी में आइस क्रिस्टल वर्ल्ड का टेलीपोर्टेशन गेट खुला था तो दूसरे जहां से ज़ीरो विंग की आमदनी में नुमायां कमी आई थी। जहानी रास्तों के बारे में ये सिस्टम अनाउंसमेंट बिलाशुबा ज़ीरो विंग के लिए अच्छी खबर थी। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? आबदा गाल के रद्द अमल के बरक्स सैफ अली के तासुरात सिस्टम अनाउंसमेंट सुनकर उदास हो गए। जहानी रास्तों की एक्टिवेशन गार्ड्स डोमेन के मरकजी बर्रे आज़म में नायाब वसाइल की कसरत लाएगी, लेकिन यह मुसीबत भी लाएगी। बर्रे आज़म में नए खिलाड़ियों का सैलाब सबसे बड़े मसाइल में से एक होगा। बहुत से खिलाड़ी दूसरे जहानों में रहते थे, और एक बार जब ये जहानी रास्ते खिलना शुरू हो जाएंगे तो वो खिलाड़ी मरकजी बर्रे आज़म और दूसरे जहानों के दरमियान सफ़र भी कर सकेंगे। इसकी वजह से इन दूसरे जहानों के खिलाड़ी बड़ी तादाद में मरकजी बर्रे आज़म की तरफ उमड़ आएंगे, जैसा कि बहुत से नई ताकतें भी आएंगी। मरकजी बर्रे आज़म पर मुकाबला पहले ही शदीद था। ये तसव्वुर करना आसान था कि अगर बड़ी तादाद में नए हरीफ अचानक मैदान में शामिल हो गए तो गार्ड्स डोमेन का क्या अंजाम होगा। अब भी सैफ अली को वाज़े तौर पर याद था कि जब उसकी पिछली जिंदगी के दौरान जहानी रास्ते खिले थे तो क्या हुआ था। एक बड़ी तब्दीली ने गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों को हिलाकर रख दिया था, जिसमें यलगार के दौरान उनगिनत ताकतें हलाक हो गई थीं। यहां तक कि सुपर पावर्स भी नहीं बची थीं। अगरचे दूसरे जहान छोटे थे, एक ममलुकत के साइज का सिर्फ निस्फ, लेकिन दूसरे जहानों के माहौल की वजह से उनके खिलाड़ियों के मेयार मुख्तलिफ थे। कुछ दूसरे जहान के खिलाड़ी मरकजी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों से कमज़ोर थे, जबकि कुछ ज़्यादा ताकतवर थे। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड दूसरे जहानों की कसरत में औसत दर्जे पर था। कुछ मजबूत दूसरे जहानों में खिलाड़ियों को लीगेसीज हासिल करने में कोई मसला नहीं होता था, जबकि दूसरे खिलाड़ियों के लिए मजबूत नस्लों में तब्दील होना आसान बनाते थे।
इन खिलाड़ियों की जंगी ताकत और लेवल मरकजी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों से ज्यादा होते थे। जीरो विंग अभी हाल ही में एक सौडोस पर पावर बनी थी और अभी तक अपनी बुनियादों को मजबूत नहीं किया था। इन दूसरे जहान के खिलाड़ियों और ताकतों से निपटना जीरो विंग के लिए मददगार नहीं होगा। जहां तक सैफ अली को याद था, माजी में जब जहानी रास्ते फ़ाल हुए थे तो बहुत से खिलाड़ी पहले ही T3 तक पहुंच चुके थे। चूंकि इस जिंदगी में ये एक्सपेंशन इतनी जल्दी मुतहर्रिक हो गई थी, इसलिए खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला उसकी याददाश्त से भी ज्यादा शदीद हो जाएगा। इस वक्त मरकजी बर्रे आज़म की ताकतों ने लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल मैप्स में अपनी हुक्मरानी पहले ही मजबूत कर ली थी। उन्हें तख्त से हटाने की कोशिश करना एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था। ताहम इस जिंदगी में खिलाड़ियों ने अभी तक लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल मैप्स पर दावा नहीं किया था, और एक बार जब दूसरे जहान के खिलाड़ी और ताकतें बर्रे आज़म पर पहुंच जाएंगी तो उन नक्शों के लिए मुकाबला बेमिसाल सतह तक बढ़ जाएगा। मुझे अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सैफ अली ने जीरो विंग के मौजूदा अदादो शुमार पर नजर डालते हुए दांत पिसी। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद वो आबिदा गाल की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया, आबिदा, जीरो विंग सिटी में इंतजामिया को मतला करें और उन्हें बताएं कि दुकानों में सिर्फ क्रेडिट्स कबूल करें। इसके अलावा हमें डार्क नाइट एम्पायर में तौसी और भर्ती करने की जरूरत है। जहानी रास्ते पूरे मरकजी बर्रे आज़म में खिलेंगे। अगर जीरो विंग आने वाली जंग में जिंदा रहना चाहती है तो उसे जल्द अज जल्द अपनी मजमूई ताकत बढ़ाने की जरूरत है। सैफ अली असल में गिल्ड को बहुत तेजी से फैलाना नहीं चाहता था। ज्यादा गिल्ड मेंबर्स का मतलब गिल्ड के लिए ज्यादा अखराजात थे, और अगर वो जीरो विंग नए अखराजात बर्दाश्त न कर सकी तो गिल्ड की तरक्की पीछे हट जाएगी। लिहाजा सैफ अली ने गिल्ड की तौसी को सुस्त करने का फैसला किया था ताकि वो जीरो विंग को कुदरती तौर पर तरक्की करने दी जाए, उन ताकतों के बरक्स जो अपने मेंबरों की तादाद में तेजी से इजाफा करती है। बदकिस्मती से वो जहानी रास्तों के खिलने के साथ इंतजार करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। एक नए दौर के पहिए पहले ही घूमना शुरू हो चुके थे। अगर जीरो विंग के पास काफी अफरादी कुव्वत न हुई तो दूसरे आसानी से इसके इलाकों पर हमला करके कब्जा कर लेंगे, खास तौर पर अब जबकि फैन खानदान ने हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाने का फैसला किया था। अपने अहकामात मौसूल होने के बाद आबिदा गाल ने तेजी से इन खिलाड़ियों से राब्ता किया जो जीरो विंग सिटी का इंतजाम संभालते थे। उन्हें मतला किया कि गिल्ड अपनी दुकानों में अदायगी के तौर पर सिर्फ क्रेडिट्स कबूल करेगी। सैफ अली ने आबिदा गाल को यह भी हिदायत की कि वो सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को भर्ती करने का कोई तरीका तलाश करें जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल तकरीबन फाइन गोल्ड रैंक के बराबर। इसके पास इस वक्त काफी सिविल एसेंस मौजूद था जिसे वो पर्सनल गार्ड्स की ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अगरचे वो सिविल एसेंस को गिल्ड के फाइन गोल्ड गार्ड्स पर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसे जमा करना इतना आसान नहीं था। शुमाली कला में तमाम राकेशों को मारने के बाद भी उसने सिर्फ 90 कतरे हासिल किए थे। इतने कम के साथ वो सिर्फ चंद फाइन गोल्ड गार्ड्स को अपग्रेड कर सकेगा, बल्कि वो आला ग्रोथ पोटेंशियल वाले सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स की एक बड़ी तादाद को फाइन गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर सकता था। अगरचे सीक्रेट सिल्वर और फाइन गोल्ड गार्ड्स के दरमियान सिर्फ एक रैंक का फर्क था, लेकिन उनके दरमियान फर्क वैसा ही था जैसा कि ओपेक एक्सपर्ट्स और एपिक्स एक्सपर्ट्स के दरमियान होता। अगर वो गेम के इस मरहले पर लेवल 100 से ज्यादा के फाइन गोल्ड गार्ड्स का एक बड़ा ग्रुप हासिल कर लेता तो उसके पास एक मोबाइल कलन मशीन होती। सैफ अली का इरादा बाकी 2 टेलीपोर्टेशन टोकन्स को शोला रानी, शाइस्ता, वानिया और आबिदा गाल को टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में तरबियत के लिए भेजने के लिए इस्तेमाल करने का भी था। जीरो विंग के पास 100 से ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन थे और बमुश्किल ही कोई पैक एक्सपर्ट था। ये गिल्ड की मोहलिक खामी थी। जैसे जैसे खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंचना शुरू होंगे और सिस्टम उनकी पाबंदियां हटा देगा, माहिरीन के जंगी मेयार के दरमियान फर्क भी बढ़ जाएगा। बुनियादी औसाफ पर इन्हिसार करके इस फर्क को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी था कि जीरो विंग जल्द अज जल्द मजीद पैक एक्सपर्ट्स की परवरिश करे। एक बार जब सैफ अली ने इन मामलात को संभाल लिया तो एक और सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम अनाउंसमेंट, जहानी रास्ते खिल गए हैं। खिलाड़ी अब जहानों के दरमियान सफर करने के लिए अपने मकामी जहानी रास्ते पर जा सकते हैं। चैप्टर 2304 जहानी रास्ते फ़ाल हो गए। स्टार मून किंगडम, स्टार मून सिटी। खिलाड़ी रवां दवां टेलीपोर्टेशन हॉल के अंदर और बाहर आ जा रहे थे।
दूसरी ममलुकतों और सल्तनतों के मर्चेंट खिलाड़ी और मरूफ अलिफाडुंचरर टीमें इमारत में और उसके आसपास एक आम मंजर थीं। अगरचे स्टार मून सिटी वाइट रिवर सिटी जितना खुशहाल नहीं था, लेकिन स्टार मून किंगडम के ट्रांजिट हब और ममलुकत में और एम्पायर के करीब तरीन शहर के तौर पर बहुत से खिलाड़ी इस शहर में कसरत से आते थे। स्टार मून सिटी पहले ही एक बड़ा शहर था जिसमें 90 लाख से ज्यादा खिलाड़ी मुकीम थे। ये गार्ड्स डोमेन के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में औसत से ऊपर था। अचानक माथे पर सिया निशानात वाले खिलाड़ियों का एक ग्रुप टेलीपोर्टेशन हॉल में पहुंचा। जब हॉल में मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें देखा तो वो खामोश हो गए। इन 100 से ज्यादा खिलाड़ियों में से हर एक लेवल 92 या 93 तक पहुंच चुका था। इस वक्त ममलुकत की रैंकिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा लेवल वाला खिलाड़ी सिर्फ लेवल 88 का था। मजीद बरां, इलाके के माहिरीन ने अजनबियों के ग्रुप से एक ताकतवर दबाव महसूस किया, जैसे वो आला दर्जे के ग्रेट लॉर्ड्स की एक छोटी फौज के सामने खड़े। उनका मुश्तरका हाला रिफाइनमेंट इल्म के माहिरीन को भी करीब आने से रोक सकता था। कमांडर, यहाँ यकीनन बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके लेवल काफी कम है। उन्होंने वाज़े तौर पर अगार्ड्स ब्लेसिंग भी हासिल नहीं की है। लेवल 92 की एक खातून रेंजर ने टेलीपोर्टेशन हॉल में खिलाड़ियों को देखते हुए तबसरा किया। ऐसा लगता है कि मरकजी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों ने इतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी शेडो वर्ल्ड के खिलाड़ियों ने की है। सिर्फ उनके हथियार और आलात हमारे से बेहतर हैं। बज़ाहिर मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की के मुख्तलिफ दर्जात हैं। ये हमारी शेडोलेस अल्फाडुंचरर टीम के लिए एक मौका है। जाहिर है यहाँ हथियार और आलात हासिल करना आसान है। हम खुशकिस्मत थे कि हमें अपनी दुनिया में जहानी रास्ता इतनी जल्दी मिल गया। हमें पहले यहाँ कदम जमाने के लिए वक्त निकालना चाहिए। सिया लिबास में मलबूस गंजे लेवल 93 के नौजवान ने ग्रुप की क़ियादत करते हुए कहा। स्टार मून किंगडम मरकजी बर्रे आज़म पर शेडोलेस के क़याम के लिए बेहतरीन जगह है। मैं चाहता हूं कि आप इस ममलुकत की ताकतों की तहकीकात करें। अगर वो सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम उनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। 100 से ज्यादा खिलाड़ी फौरन अलग हो गए और हर दूसरे खिलाड़ी ने, जिसने गंजे नौजवान का हुक्म सुना था, घबराना शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे जहान के खिलाड़ी मरकजी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ ममलुकतों और सल्तनतों में पहुंचना शुरू हो गए, जिससे मरकजी बर्रे आज़म पर अफरा तफरी बढ़ गई। जब दूसरे जहान के खिलाड़ियों ने मरकजी बर्रे आज़म में सैलाब की तरह आना शुरू किया तो ग्रेविटी माउंटेन रेंज के शुमाली कला में कुछ हैरान कुन वाक़या पेश आया। सैफ अली ने अंदाज़ा लगाया था कि किले की दुकानें लीज पर देने में कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल खिलाड़ियों को दरमियाने किले की दुकानों के फ़वाइद दरियाफ्त करने में कुछ वक्त लगेगा। ताहम एक दिन से भी कम वक्त में ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतों ने अपने लिए 100 से ज़्यादा दुकानों का दावा कर लिया था। अगरचे इन ताकतों ने दुकानों को तवील मुद्दत के लिए किराए पर लेने का मंसूबा नहीं बनाया था, सिर्फ पहले महीने के लिए इत्तेफाक किया था, लेकिन इसने सैफ अली को फौरी तौर पर 600 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट्स कमा कर दिए। जीरो विंग सिटी की आमदनी समेत इसके पास कल 800 मिलियन क्रेडिट्स मौजूद थे। एक बार जब क्रेडिट्स इसके अकाउंट में आ गए, सैफ अली ने आमना को अपने तयशुदा मंसूबों के साथ आगे बढ़ने की हिदायत की। वो फैंगलिन सिटी में बहुत से बड़े पैमाने के ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने के काबिल नहीं हो सकते थे, लेकिन 7 या 8 छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स कोई मसला नहीं होंगे। मजीद ब्रांच ट्रेनिंग सेंटर्स का बुनियादी मकसद वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ देना और शहर के खिलाड़ियों को हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने का आदी बनाना था। लिहाजा उन्हें ब्रांच के मकामात के लिए बहुत ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार जब शाखें अवाम के लिए खिल गईं और ओ जीरो विंग की शोहरत के साथ, उन्हें गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों के हेवेंस रंबल आने की कमी के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन में नया खून भर्ती करने का मौका भी मिलेगा। सैफ अली ने शुमाली कला से काफ़ी एंशेंट गोल्ड भी कमाया था। आमतौर पर एक छोटा कला अपने उरूज पर रोज़ाना सिर्फ 4 या 5 हज़ार एंशेंट गोल्ड कमाता था, और वो छोटे कले जो हाल ही में अवाम के लिए खिले थे रोज़ाना 1000 कमाने पर खुशकिस्मत होते थे। खुशकिस्मती से शुमाली कला नाकाबिल तसव्वुर हद तक मकबूल था। मुख्तलिफ ताकतों के खिलाड़ी पहले ही किले के हर होटल को भर चुके थे। होटल में हर कमरा बुक करने के लिए खिलाड़ियों को एंशेंट कापर या सिल्वर के बजाय एंशेंट गोल्ड के साथ अदायगी करनी पड़ती थी। कुदरती तौर पर मुनाफा में जीरो विंग का हिस्सा भी एंशेंट गोल्ड पर मुश्तमिल होगा। सिर्फ एक दिन के कारोबार के बाद
जीरो विंग ने शुमाली कला से 7,000 एंशंट गोल्ड कमाए थे और वो अनमोल शहजादी के साथ मुनाफा तकसीम करने के बाद था। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और ज्यादा खिलाड़ी कले का दौरा करेंगे, जीरो विंग अपनी सहूलियात को अपग्रेड करने के काबिल हो जाएगा। जैसे ही बुनियादी होटल एडवांस्ड होटल बन जाएंगे, जीरो विंग और फिनिक्स पवेलियन इससे भी ज्यादा एंशंट गोल्ड कमाएंगे। वॉर बिल्ड के लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा अगर वो हमारा मुनाफा देखें। गिल्ड लीडर कालू भाई ने शुमाली कला के मुनाफा में इजाफा देखकर हंसते हुए कहा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हमारी गिल्ड ड्रैगन हार्ट सिटी में कदम जमा लेगी। यहां ज्यादा गिल्ड मेंबर्स के साथ मैं देखना चाहूंगा कि वॉर बिल्ड हमारी तरक्की में कैसे मुदाखलत करती है। कालू, वॉर बिल्ड को कम ना समझो। अलिफाडुंचलर टीम ने अपना कला फतह कर लिया है और इसे अब भी स्टार लिंक की हिमायत हासिल है। इसकी तरक्की को कम समझना नादानी होगी और वॉर बिल्ड की बहरी ताकत खास तौर पर मुतासिर कुन है। यहां तक कि 13 थरूनज भी अलिफाडुंचलर टीम के आसपास एहतियात से चलती है। काशी ने अपने साथी को संजीदगी से खबरदार किया। मुकाबला करने वाली गिल्ड्स के लिए वसाइल अहम थे, लेकिन फैसलाकुन उनसर किसी की मुट्ठी की ताकत होगी। वॉर बिल्ड ग्रेविटी माउंटेन रेंज में जीरो विंग का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन सी ऑफ डेथ में जीरो विंग इसके रहमो करम पर होगी। बदकिस्मती से ग्रेविटी माउंटेन रेंज के मुकाबले में मौत के समंदर में ज्यादा वसाइल दस्तयाब थे। काशी ठीक कह रहा है। अब जबकि हमारे पास वसाइल हैं, हमें उन्हें जंगी ताकत में तब्दील करने की जरूरत है। सैफ अली ने सर हिलाया। उसने फिर अपने बैग से स्टॉर्म स्पीड बूट डिजाइन निकाला और काशी के हवाले कर दिया, जो स्पीड बूट्स की तैयारी की निगरानी करेगा। वो स्पीड बूट की तैयारी के लिए जरूरी मवाद हासिल करने के लिए शुमाली कला से कमाए गए मुनाफा को इस्तेमाल करेंगे। खुशकिस्मती से सैफ अली कुछ अरसे से इन मवाद को जमा कर रहा था। जब काशी ने स्टॉर्म स्पीड बूट डिजाइन देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अगरचे वो बहरी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन इसने मौत के समंदर में कई हफ्ते गुजारने के दौरान सीख लिया था कि ब्रोंज स्पीड बूट्स कितनी कीमती होती है। अगर जीरो विंग के पास ब्रोंज स्पीड बूट्स का पूरा बेड़ा होता तो वो बगैर किसी रुकावट के मौत के समंदर की सैर कर सकते थे। एक बार जब इसने काशी को स्टॉर्म स्पीड बूट की तैयारी के लिए जरूरत की हर चीज फराहम कर दी तो सैफ अली शुमाली कला से चला गया। वर्ल्ड टावर से बाहर निकलने के बाद उसने व्हाइट रिवर सिटी टेलीपोर्ट करने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। वो आखिरकार अपने 13 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने के लिए तैयार था। चैप्टर 2305 13 प्रमोशन क्वेस्ट। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी की लाइब्रेरी। लेवल 180 के 13 टीम पिल्लर नाइट के पीछे चलते हुए सैफ अली लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल पर स्टार मून हॉल के सामने पहुंचा। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ और शीरीं को देखा, जिसने पुरतायुश सुर्ख लिबास पहन रखा था और कमरे के आखिरी सिरे पर अपने तख्त पर बैठी थी, सैफ अली को एक चीज ने हैरान कर दिया। अब वो शीरी से डिवाइन माइट का एक सुराग महसूस कर सकता था, और ये उन अशिया की डिवाइन माइट की तरह बिल्कुल नहीं था जो खुदाओं ने इस्तेमाल की थी। अगरचे ये इन अशिया की डिवाइन माइट जितनी मजबूत नहीं थी जो खुदाओं ने इस्तेमाल की थी, लेकिन ये नाकाबिल यकीन हद तक खालिस थी। वो औरत के जितना करीब जाता, दबाव इतना ही मजबूत महसूस होता। अपने ताकतवर बुनियादी औसाफ के बावजूद सैफ अली शीरीं के 10 गज के अंदर कदम नहीं रख सका। इसे शुबा था कि वो पहले ही डेमी गार्ड्स उससे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तुम आ गए हो। तुम्हें देखकर मेरा अंदाजा है कि तुम अपने 13 प्रमोशन को चैलेंज करने का इरादा रखते हो। क्या मैं ठीक कह रही हूं? शीरीं ने सैफ अली को एक फितरी इंसानी मुस्कुराहट देते हुए पूछा। उसने इसे एक पुराने दोस्त की तरह देखा। ये ठीक है, सैफ अली ने सर हिलाया। वो काफी ताकतवर हो सकता है, यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को शदीद सरदर्द देने के लिए काफी है, लेकिन सुपर पावर्स का सही मानों में मुकाबला करने के लिए इसे कम अज कम 3 तक पहुंचना था। एक बार जब वो 3 का खिलाड़ी बन जाता तो वो लेवल 100 से ज्यादा के नक्शों को आजादाना तौर पर तलाश कर सकता था और लॉर्ड बनने के लिए अहल हो जाता, जिससे इसे किसी इलाके का इंतजाम संभालने के मुकम्मल हुकूक हासिल हो जाते। सच्चे लॉर्ड्स के तौर पर खिलाड़ी अपनी हासिल करदा जमीन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते थे। उनका इख्तियार अब किसी कस्बे या शहर तक महदूद नहीं रहेगा। न सिर्फ उनके पास अपने इलाके में जिसको चाहे मारने का इख्तियार होगा, बल्कि वो इलाके की हिफाजत और दरअंदाजों को निकालने के लिए एनपीसी सिपाहियों को भी भर्ती कर सकते थे। इससे अपने इलाके में वसाइल हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा।
जीरो विंग के पास अपने असासों की हिफाजत करने की ताकत थी, लेकिन वो मैदानों में मुख्तलिफ सुपर पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यहां तक कि एक आम सुपर पावर के पास इसके मातहत अनगिनत माहिरीन होते थे, और जीरो विंग को इस मामले में इन सुपर पावर्स का मुकाबला करने से पहले मजीद वक्त दरकार होगा। गार्ड्स डोमेन में लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल मैप सिर्फ महदूद तादाद में थे, और एक बार जब खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंच जाएंगे तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने इलाकों को संजीदगी से लेना शुरू कर देंगी। वो अब इतने पुरअमन नहीं रहेंगे। सैफ अली का वाहिद ऑप्शन लॉर्ड बनना था। एक बार जब इसे वो दर्जा हासिल हो जाता तो न सिर्फ जीरो विंग की अपनी हिफाजत करने की सलाहियत 10 गुना बढ़ जाती, बल्कि गिल्ड की तरक्की की रफ्तार भी एक मियारी तब्दीली से गुजरती। चूंकि तुमने पहले ही तैयारी कर ली है, इसलिए मैं तुम्हारा वक्त ज़ाय नहीं करूंगी, शीरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना एक हाथ सैफ अली की तरफ बढ़ाया और बात जारी रखी। 300 मैजिक स्टोन्स और 7 लोमैनरेज क्रिस्टल के 20 यूनिट्स। शीरी की कीमत सुनकर सैफ अली के होंठ थरथराए। ये दिन दहाड़े डकैती थी। चूंकि इसके 3 प्रमोशन क्वेस्ट की मैजिक स्टोन की कीमत इतनी ज्यादा थी, इसलिए इसने शीरी से दोबारा मिलने से पहले 300 से ज्यादा मैजिक स्टोन्स तैयार कर लिए थे। खुशकिस्मती से उसने एहतियात के तौर पर 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स के 30 यूनिट्स भी तैयार किए थे। और जाहिर है शीरी ने इत्तेफाकना इन मैजिक स्टोन्स और 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स का 90% मांग लिया जो उसके पास थे। ये ले, सैफ अली ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। आखिरकार इसके पास अशिया हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं था। 3 खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अहम मोड़ था, और वो एक ब्लेड सेनेट था। उसका प्रमोशन क्वेस्ट कोई आम नहीं होगा। वो कीमत की वजह से क्वेस्ट को चैलेंज करने से बच नहीं सकता था। बुरा नहीं है, ये मैजिक ईरे की एक्टिवेशन के लिए काफी होना चाहिए, शीरी ने मैजिक स्टोन्स और 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स वसूल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ताहम मैं तुम्हें खबरदार कर दूं कि तुम एक खास मकाम पर जा रहे हो। वहां तुम्हें जिन खतरात का सामना करना पड़ेगा वो तुम्हारे तसव्वुर से बाहर है। यहां तक कि एक हकीकी 3 वजूद को भी जिंदा रहने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। तुम कितना हासिल करते हो ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसिर होगा। शीरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हाल के बीच में एक 3 तहों वाला मैजिक ईरे नमूदार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सिया दरवाजों का एक सेट नमूदार होना शुरू हुआ और सैफ अली के घुटने दरवाजे के खौफनाक दबाव के नीचे तकरीबन झक गए। मैं अपनी खोई हुई लीगेसी तलाश करने के लिए लेवल 100 के न्यूट्रल मैप में नहीं जा रहा। सैफ अली ने तेवरियां चढ़ाईं जब उसने सिया दरवाजों के दरमियान बने वाले खलाई शिगाफ को देखा। 3 प्रमोशन क्वेस्ट पिछले प्रमोशन कोर्स की तरह नहीं होगा। चूंकि मुख्तलिफ ममलुकतों और सल्तनतों में 3 लिगेसीज की कमी थी, इसलिए खिलाड़ियों को उनके लिए लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल मैप्स में कदीम खंडरात तलाश करने पड़ेंगे। यहां तक कि पैक लिगेसीज भी इस अमल से मुस्तसन नहीं थीं। ताहम ये वाज़ेह था कि वो मरकजी बर्र-ए-आज़म के किसी लेवल 100 के न्यूट्रल मैप का दौरा नहीं करेगा। गैर मुतवक्के तरक्की ने इसके मंसूबों में मुदाखलत की। 3 प्रमोशन कोर्ट्स के बारे में इसके माजी के तजुर्बात और इल्म बेकार होंगे। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो सिया दरवाजों के करीब पहुंच गया। ये दरवाजे ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, और अगर वो खलाई शिगाफ में दाखिल होने से पहले गायब हो गए तो सिस्टम प्रमोशन क्वेस्ट को नाकाम करार दे देगा। न सिर्फ इसने बहुत से कीमती वसाइल ज़ाय किए होंगे, बल्कि उसे दोबारा प्रमोशन क्वेस्ट की कोशिश करने से पहले एक तवील वक्त इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही सैफ अली ने खलाई शिगाफ में कदम रखा, वो रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया और बड़े हाल से गायब हो गया। इसे नहीं मालूम था कि वो कितनी देर तक स्पेस टाइम टनल में फंसा रहा, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक लामुतनाही खला में तैरते हुए एक बड़े जजीरे पर पाया। जजीरा बंजर और खामोश था, जिसमें मुतअद्दिद खलाई शिगाफ मौजूद थे जिनमें इतनी ताकत थी कि वो एक मीथक राकुशस के चीथड़े उड़ा सकें। जजीरे का माहौल मुकम्मल तौर पर दिरहम बरहम था। सैफ अली ने मुसलसल कुछ बेलगाम तवानाई को अपने जिस्म पर हमला करते हुए महसूस किया, जिससे इसे नुकसान पहुंच रहा था और उसके इदराक को महदूद कर रहा था। एक वाइड लैंड। सैफ अली अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए बेज़बान रह गया। वाइडलैंड गार्ड्स डोमेन में मौत की जमीन थी। यहां तक कि एक डोमेन रीलिम का माहिर भी वाइडलैंड के माहौल का शिकार होने पर एक नौआमूज की तरह कमजोर हो जाएगा, बमुश्किल ही अपनी जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकेगा। जब उसने जजीरे के लेवल 100 से ज्यादा के वाइड कर्चर्स को देखा
तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वाइड वर्म लेवल 101 HP 120 000/120/0000000। वाइड वाइपर लेवल 102 HP 300 000/300/0000000। वाइड कर्चर्स में जिस्मानी और जादुई नुकसान के खिलाफ इंतहाई ज्यादा मुज़ाहमत थी। आमतौर पर टीम के खिलाड़ियों को भी लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड रैंक के वाइड क्रीचर को शिकस्त देने के लिए एक मुकम्मल पार्टी के साथ काम करना पड़ता था। बदकिस्मती से न सिर्फ ये बंजर जजीरा हजारों वाइड वर्म्स का घर था, बल्कि वो 3 से 5 के ग्रुपों में घूमते थे। जहां तक हुआ में तैरने वाले वाइड वाइपर्स का ताल्लुक है, इनमें से एक ही पूरी टीम को नीस्तो नाबूद कर सकता था। इस जजीरे पर टीम के खिलाड़ी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे, तो 2 के खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया है। सिस्टम अपने अपना टीम प्रमोशन क्वेस्ट कबूल कर लिया है। क्वेस्ट का मवाद इस वाइडलैंड में सेलशदा ब्लेड सेनेट लीगेसी को तलाश करें और लीगेसी हासिल करने के लिए महर को हटा दें। यकीनन 3 सेनेट लीगेसीज में से एक के लिए प्रमोशन क्वेस्ट जालिमाना है। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ते ही सैफ अली के होंठ थरथराए। वो एक अकेले वाइड वर्म से लड़ते हुए अपनी हद तक पहुंच जाएगा। अगर इसका सामना एक ही वक्त में 2 से हुआ तो उसके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिर भी ये वाइड वर्म्स इतने बड़े ग्रुपों में घूम रहे थे। सिर्फ जजीरे की तलाश ही एक मसला होगा, ब्लेड सेनेट लीगेसी तलाश करना तो दूर की बात है। खुशकिस्मती से इसे इस वाइडलैंड में अशिया इस्तेमाल करने की इजाजत थी, और इस तरह इसने फौरन अपने बैग से बाइबल ऑफ डार्कनेस निकाली और एक टीम डेमन को तलब किया। उसने अन्नम और काशिफ को भी तलब किया। उसने फिर टीम डेमन पर बतौर एमटी इन्हिसार किया, जबकि अन्नम और काशिफ ने अतराफ से मदद फराहम की। वाइड वर्म्स आम टीम खिलाड़ियों के लिए एक मसला हो सकते हैं, लेकिन वो अन्नम और काशिफ के लिए ज्यादा HP वाले महज मश्क के अहदाफ थे। वाइड वर्म्स के साथ उनकी लड़ाई मुकम्मल तौर पर एकतरफा थी, और सिर्फ आधे घंटे के बाद 5 वाइड वर्म्स ढेर हो चुके थे। जैसे ही वो मेरे वाइड वर्म्स ने सैफ अली को ढेरों EXP दी और एक क्रिस्टल गिराया जो रात की तरह सिया था। एक मैजिक क्रिस्टल। सैफ अली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने क्रिस्टल को हाथ में लिया। ये कैसे मुमकिन है? चैप्टर 2306 3 इवोल्यूशन मैजिक क्रिस्टल। ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए ये चीज सिर्फ एक निस्बतन नायाब मवाद तवानाई का माकूल जरिया थी, लेकिन सैफ अली के लिए एक मैजिक क्रिस्टल इतना ही कीमती था जितना कि 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स। वो इसके लिए इतने कीमती इसलिए थे क्योंकि वो ईबीसल ब्लेड को इर्तिका देने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकता था। सैफ अली ने मिलिंकोलुक इस्माइल को इसी मकसद के लिए मैजिक क्रिस्टल्स खरीदने का काम सौंपा था, लेकिन इसे अभी तक कोई नहीं मिला था। ये जानकर कि ये वाइड वर्म्स मैजिक क्रिस्टल्स गिराते हैं, यकीनन हैरत हुई थी। ईबीसल ब्लेड नुमाया तौर पर मददगार था। अपनी मौजूदा हालत में मैजिक वेपन इसी लेवल के टॉप एपिक हथियार जितना ताकतवर था। बदकिस्मती से सैफ अली हथियार को लेवल अप करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, क्योंकि इस अपग्रेड के लिए बहुत से फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियारों की जरूरत थी। हथियार का लेवल जितना ज्यादा होगा वो इतना ही नायाब होगा। गेम के इस मरहले पर लेवल 90 से ज्यादा के फाइन गोल्ड हथियार हासिल करना काफी मुश्किल था। लेवल 90 से ज्यादा के डार्क गोल्ड हथियारों का तो जिक्र ही किया। चूंकि इसका लेवल रुक गया था, इसलिए ईबीसल ब्लेड उस वक्त सैफ अली के लिए मौजू नहीं था। ताहम सैफ अली सिर्फ हथियार को छोड़ नहीं सकता था। यहां तक कि अगर वो इसे इस्तेमाल करना बंद कर देता, तब भी ईबीसल ब्लेड के अंदर मौजूद लानत बरकरार रहती और इसे वक्फे वक्फे से बैकलैशेस का सामना करना पड़ता। न सिर्फ मैजिक वेपन के इर्तिका के साथ लानत मजबूत होती जाएगी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद मजबूत होती जाएगी। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी में खिलाड़ी मैजिक वेपन्स से इतने खौफजदा थे। अगरचे मैजिक वेपन्स खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा असासा हो सकते हैं, लेकिन वो खिलाड़ियों के लेवल बढ़ने के साथ साथ एक बड़ा बोझ भी बन जाएंगे। जाहिर है, अगर खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचने के साथ साथ मैजिक वेपन्स की तरक्की को बरकरार रख सकें, तो हथियार नुकसानात से ज्यादा फवाइद फराहम करेंगे और एक खास मकाम के बाद वो एपिक हथियारों से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बदकिस्मती से गेम के आखिरी मराहिल के दौरान इस तरक्की की शरह को बरकरार रखना बहुत मुश्किल था, वरना माजी में बहुत कम खिलाड़ी अपने मैजिक वेपन्स के बैकलैश का शिकार होते।
सैफ अली ने मैजिक क्रिस्टल को अपने बैग में रखा और वाइट वर्म्स का शिकार जारी रखा जबकि वो मुसलसल जजीरे के मरकज के करीब पहुंच रहा था। वाइडलैंड बाहर की दुनिया में दरमियाने साइज के लेवलिंग मैप जितना बड़ा था और जैसे जैसे सैफ अली जजीरे के मरकज के करीब पहुंचा इसका सामना मजीद वाइट वर्म्स से हुआ। जैसे जैसे इसने सफर किया राकेशों के दोबारा पैदा होने की शरह में भी इजाफा हुआ। यहां तक कि अन्नम और काशिफ की मदद के बावजूद सैफ अली ने एहतियात को तरजीह दी। जबकि 2 पर्सनल गार्ड्स ग्रेट लॉर्ड्स के हमलों का मुकाबला कर सकते थे वो नहीं कर सकता था। अगरचे इन वाइट वर्म्स को मारना यकसानियत का शिकार था लेकिन भरपूर EXP और कभी कभार मिलने वाले मैजिक क्रिस्टल ने सैफ अली की हौसला अफजाई की। उसने ग्रेट लॉर्ड्स के शिकार से बमुश्किल ही कोई वक्फा लिया। पूरे एक दिन की लड़ाई के बाद सैफ अली का एक्सपेरियंस बार लेवल 100 के 99% तक पहुंच चुका था। इसे लेवल अप करने के लिए सिर्फ एक और शिकार की जरूरत थी लेकिन इसने एक लम्हे के लिए इंतजार करने का फैसला किया। उसने अपने एक्सपेरियंस बार को लॉक कर दिया और अपने थंडर ईगल को तलब किया जिससे फ्लाइंग माउंट को उसके बजाय EXP से फायदा उठाने का मौका मिला। फ्लाइंग माउंट्स और लैंड माउंट्स के मैकेनिज्म मुख्तलिफ थे। जबकि लैंड माउंट्स के लेवल उनके मालिकान के लेवल से तय होते थे, फ्लाइंग माउंट्स के अपने एक्सपेरियंस बार होते थे। यही वजह थी कि फ्लाइंग माउंट की परवरिश करना इतना मुश्किल था। ये क्वेस्ट खुशकिस्मती से सैफ अली के लिए अपने थंडर ईगल की परवरिश करने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा था। गार्ड्स डोमेन में फ्लाइंग माउंट्स नकलो हमल का एक गैर मामूली जरिया थे लेकिन वो लड़ने के भी काबिल थे। खिलाड़ियों को मजबूत होने के लिए अपने लेवल, आलात, महारतों और दीगर पहलुओं को मुसलसल बेहतर बनाना पड़ता था। ताहम फ्लाइंग माउंट्स को सिर्फ लेवल अप करने की जरूरत थी। इन माउंट्स के लिए खिलाड़ियों के मुकाबले में अपने ट्रस के जरिए इर्तिका करना आसान था। इस तरह माहिरीन के लिए अपने फ्लाइंग माउंट्स को लेवल अप करने के लिए आर्जी तौर पर अपने लेवल्स को नज़रअंदाज करना एक आम रिवाज बन गया था। थंडर ईगल एक इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लाइंग माउंट था जो ग्रेट लॉर्ड की ताकत और इंतहाई आला ग्रोथ पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ था। लेवल 100 पर इसकी जंगी ताकत सिर्फ लोअर 3 रैंक पर हो सकती है लेकिन एक बार जब ये लेवल 110 तक पहुंच जाएगा तो ये इंटरमीडिएट 3 रैंक तक बढ़ जाएगा। लेवल 120 पर इसकी जंगी ताकत 3 अपर रैंक के मयार तक मजीद बढ़ जाएगी। दीवानावार ग्राइंडिंग के अलावा सैफ अली कभी कभार अपने जहन को आराम देने और अपने गिल्ड के कुछ अरकान की रहनुमाई करने के लिए लॉग आउट भी करता था। गिल्ड लीडर, वॉर बिल्ड और स्टार लिंक बेचैन हो रहे हैं। वो अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रेविटी माउंटेन रेंज में एक दरमियाने कले पर कब्जा करने में 13th रूनस की मदद करने का फैसला किया है, कालू भाई ने रिपोर्ट दी। फिलहाल शुमाली कला की खिलाड़ियों की आबादी सिर्फ 9 लाख से ज्यादा है। अगर वॉर बिल्ड और स्टार लिंक कामयाब हो जाते हैं तो मुझे डर है कि इससे शुमाली कला की तरक्की मुतासिर होगी। क्या हमें उनके मंसूबे को सबूताश करने के लिए लोग भेजने चाहिए? चूंकि शुमाली कला ग्रेविटी माउंटेन रेंज में वाहिद दरमियाना कला था, उसने हर रोज क्रेडिट्स और एंशंट गोल्ड की फलकियाती रकम पैदा की, लेकिन अगर मुख्तलिफ ताकतों ने किसी दूसरे दरमियाने कले पर कब्जा कर लिया तो शुमाली कला का मुनाफा कम हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं होगी। अगरचे वॉर बिल्ड और स्टार लिंक के साथ हमारी दुश्मनी है लेकिन 13th रूनस के खिलाफ हमारा कुछ नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मजीद बरा दरमियाने कले पर कब्जा करना कहने से कहीं ज्यादा आसान है। बस अपने कले के इंतजाम पर तवज्जो दें। मैं अभी भी अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट में मसरूफ हूं और जल्द वापस नहीं आऊंगा। फिलहाल हमारे कमाए गए एंशंट गोल्ड के साथ वर्ल्ड टावर के करीब ज्यादा से ज्यादा प्लाट खरीदने की कोशिश करें। अगर इसने 4 हीरो को तलब न किया होता तो ज़ीरो विंग फिनिक्स पवेलियन की मदद के बावजूद शुमाली कला पर कब्जा न कर पाती। मजीद बरा वर्ल्ड टावर के अर्द गिर्द की जमीनों को महफूज बनाना ग्रेविटी माउंटेन रेंज के किसी दूसरे कोने में कले की फिक्र करने से कहीं ज्यादा अहम था। ठीक है, जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे मैं खरीदारी कर लूंगा, कालू भाई ने जवाब दिया। अगरचे वो थोड़ा मायूस था कि वो स्टार लिंक और वॉर बिल्ड के लिए कुछ परेशानी पैदा नहीं कर सका, लेकिन वर्ल्ड टावर के करीब जमीनों के ख्याल से इसकी तवक्कुआत बढ़ने लगीं। सैफ अली ने इन प्लाटों के काम की वजाहत की थी और अगर वो ज़ीरो विंग दस्तयाब जमीनों में से हर एक पर दावा कर सकती है तो ड्रैगन हार्ट सिटी की मुख्तलिफ ताकतों उनकी गिल्ड के खौफ में रहेंगी। गिल्ड के अरकान को तरबियत देने के बाद सैफ अली तेजी से गार्ड्स डोमेन में वापस आ गया
और बंजर जजीरे में मजीद गहराई में जाना जारी रखा। अपनी पार्टी के एक हिस्से के तौर पर थंडर ईगल के साथ पार्टी की मजमूई DPS में काफी इजाफा हुआ था और उसके नतीजे में सैफ अली पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के काबिल था। 3 दिन की ग्राइंडिंग के बाद सैफ अली जजीरे के अंदरूनी इलाके में दाखिल हो चुका था। 3 दिन की ग्राइंडिंग ने थंडर ईगल को लेवल 103 तक पहुंचने की भी इजाजत दी। सैफ अली जानता था कि फ्लाइंग माउनेट्स को लेवल अप करने के लिए खिलाड़ियों जितनी EXP की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो थंडर ईगल की लेवलिंग की रफ्तार पर अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। सैफ अली ने मारे गए वाइड वर्म्स से 73 मैजिक क्रिस्टल्स भी हासिल किए थे। यहां उसकी फसल वाइड लैंड में दाखिल होने की मैजिक स्टोन की कीमत को पूरा करने के लिए काफी से ज्यादा थी। जब वो अंदरूनी इलाके में पहुंचा तो उसे एक नीम शफाफ रुकावट मिली जिसने इलाके को घेर रखा था। जजीरे के बैरूनी इलाके के मुकाबले में अंदरूनी इलाका एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरह लगता था। जजीरे का बैरूनी इलाका एक बंजर जमीन था, जबकि अंदरूनी इलाके में एक सरसब्ज जंगल था। इस सरसब्ज जंगल के अंदर सैफ अली ने मुख्तलिफ साइज की कब्रें देखीं। सबसे छोटी महज मिट्टी के ढेर थे, जबकि बड़ी कब्रें शानदार महल्लात की तरह लगती थीं। उसने इस कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में इन डेड को घूमते हुए भी देखा। फॉरगॉटन स्पिरिट लेवल 101 HP 40,000/40,000/00000। ये फॉरगॉटन स्पिरिट्स ज्यादा खतरा नहीं थीं। सैफ अली 1-on-1 लड़ाई में उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। बदकिस्मती से ये इन डेड कई दर्जन के ग्रुपों में घूमती थीं। सैफ अली को इतने सारे लॉर्ड रैंक के राकेशों के खिलाफ जंग जीतने का यकीन नहीं था। हर कब्र की हिफाजत मुख्तलिफ ताकतों के आरोका स्पिरिट्स भी कर रहे थे। आरोका स्पिरिट्स रुखसत शदा NPC हीरोज की बाकियात थीं। वो जिंदगी में जितने ताकतवर थे शायद अब इतने ना हों, लेकिन T3 के आरोका स्पिरिट्स T3 के खिलाड़ियों को आसानी से ज़बह कर सकते थे। सैफ अली जैसे मामूली T2 खिलाड़ी का तो जिक्र ही किया है। T3 के खिलाड़ियों के पास भी इस जगह जिंदा रहने की बहुत कम उम्मीद है। सैफ अली मैजिक बैरियर के अंदर घूमते हुए इन डेड को देखकर तेवरियां चढ़ाए बगैर न रह सका। इसे लेवल 100 के T3 आरोका स्पिरिट के साथ 1-on-1 लड़ाई से भागने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। खुशकिस्मती से इसके पास अन्नम और काशिफ जैसे पर्सनल गार्ड्स थे जो उसकी मदद कर सकते थे, वरना ब्लेड सेनेट लीगेसी तलाश करना बिल्कुल नामुमकिन होता। ताहम जैसे ही सैफ अली ने नीम शफाफ रुकावट को उबूर किया, काशिफ, अन्नम, T3 डैमनस और उसका थंडर ईगल गायब हो गए। एक साइलनेसन बैरियर। सैफ अली दंग रहकर रुकावट को घूरने लगा। गार्ड्स डोमेन में कई किस्म के जादुई बैरियर्स थे, और अगरचे वो बैरियर्स जो सिमनंग टाइप मैजिक एरीज को काल अदम करार देते थे नायाब थे, लेकिन वो कुछ कदीम खंडरात में पाए जा सकते थे। यहां ऐसा जादुई बैरियर मलना एक डरावना ख्वाब था। एक आम लेवल 100 का T2 माहिर 1-on-1 लड़ाई में लॉर्ड रैंक के फॉरगॉटन स्पिरिट्स का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। यहां तक कि एक डोमेन रीलिम के माहिर को भी कई दर्जन फॉरगॉटन स्पिरिट्स का सामना करने पर अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। जहां तक लेवल 100 के T3 आरोका स्पिरिट्स का ताल्लुक है, डोमेन रीलिम के माहिरीन भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टुक सकेंगे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि पैक लीगेसीज वाले बहुत कम लोग अपने T3 प्रमोशन क्विस्ट को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। सैफ अली ने अपने इर्द गिर्द घूमते हुए इन डेड का मुशाहिदा करते हुए अफसोस से आह भरी। जिस तरह फॉरगॉटन स्पिरिट्स खड़ी थीं, सैफ अली को फायदा उठाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल सका। लेवल 100 के T2 खिलाड़ी की ताकत के साथ उन इन डेड को शिकस्त देना नामुमकिन होगा। इसे इस कारनामे को अंजाम देने के लिए लेवल 100 के T2 माहिरीन की पूरी 100 रुकनी टीम की जरूरत होगी। ठीक है, अगर एक काफी नहीं है तो मुझे सिर्फ एक ग्रुप में उनका सामना करने की जरूरत है। इल्हाम से मुतासिर होकर सैफ अली बैरियर से बाहर निकला और काशिफ और अन्नम को दोबारा तलब किया। वो वाइड वर्म्स की ग्राइंडिंग पर वापस आ गया और उन 100 मैजिक क्रिस्टल्स को जमा करने का मंसूबा बनाया जिनकी उसे ईबीसल ब्लेड को इर्तिका देने के लिए जरूरत थी। मौजूदा हथियारों में से ईबीसल ब्लेड उसे एक ही वक्त में सबसे ज्यादा हमले करने की इजाजत देता था। 9 रीगन स्लैश के साथ वो ईबीसल ब्लेड के 16 साए तलब कर सकता था, जो टो लाइट ब्लेड भी नहीं कर सकता था। अगर वो ईबीसल ब्लेड को T3 तक अपग्रेड कर सकता है तो 9 रीगन स्लैश एक मियारी तब्दीली से गुजरेगा जिससे वो मजीद साए तलब कर सकेगा। ये शायद इसे इतने सारे राकेशों को शिकस्त देने में मदद देने के लिए काफी होगा। इस मंसूबे को जहन में रखते हुए
सैफ अली ने एक और दिन वाइट वर्म्स को मारने में गुजारा, आखिरकार 100 मैजिक क्रिस्टल्स जमा कर लिए। जैसे ही सैफ अली ने 100वां मैजिक क्रिस्टल उठाया, एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, 100 मैजिक क्रिस्टल्स का पता चला है। ईबीसल ब्लेड को इर्तिका देने की शराइत पूरी हो गई है। क्या आप ईबीसल ब्लेड को इर्तिका देना चाहते हैं? अपने बेग से तवील अरसे से भूले हुए मैजिक वेपन को निकालते हुए सैफ अली ने एक गहरा सांस लिया और ऐलान किया, इर्तिका दो। चैप्टर 2307-3 ईबीसल ब्लेड। जैसे ही सैफ अली ने इर्तिका बटन पर टेप किया, ईबीसल ब्लेड सिया धुंध के बादल में तब्दील हो गया जो उसके बेग की तरफ बढ़ा। सिया धुंध ने इसके बेग में मौजूद हर मैजिक क्रिस्टल को एक भूखे भेड़िए की तरह निगलना शुरू कर दिया। मैजिक क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद माना 7 लोमैनरेज क्रिस्टल्स के मुकाबले में सिर्फ थोड़ा सा कम खालिस था, और एक अकेले मैजिक क्रिस्टल में इतनी माना थी कि वो बर्रे आजम के नक्शे से एक छोटे से कस्बे को नीस्त और नाबूद कर सके। जब ईबीसल ब्लेड ने तमाम 100 मैजिक क्रिस्टल्स को निगल लिया, तो सैफ अली के अर्द गिर्द की जगह इतनी खौफनाक तवानाई की मुंतकली से शिद्दत से लरज उठी। इसी वक्त पूरे जजीरे में एक ड्रैगन की धाड़ गूंज उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे जगह फटने वाली है, जिससे ड्रैगन की आमद की जगह बन रही है। क्या ये बैकलैश है? सैफ अली के तासुरात उदास हो गए। हर इर्तिका के साथ इस बात का इम्कान था कि मैजिक वेपन एक बैकलैश जारी करेगा, और हर बैकलैश पिछले से ज्यादा मजबूत होगा। अगर हथियार का मालिक एक अकेले बैकलैश का मुकाबला न कर सका, तो ये उनके अकाउंट को अपाहज कर देगा। शुरू में सैफ अली को एक मुमकिना दूसरे बैकलैश का मुकाबला करने का यकीन था, लेकिन इसने महसूस होने वाली माना की लहरों की बुनियाद पर इसे शक था कि इसके जिंदा रहने का इम्कान 50% से ज्यादा है। खुशकिस्मती से माना सिर्फ चंद लम्हों के लिए लरसती रही। 3 सेकंड के बाद जजीरा मामूल पर आ गया और कुछ फासले पर एक सिया तलवार नमूदार हुई, जिस पर ड्रैगन के नक्श और निगार बने हुए थे। ईबीसल ब्लेड से 5 गज दूर खड़े होने के बावजूद सैफ अली मैजिक वेपन की शदीद ड्रैगन माइट को खुद पर महसूस कर सकता था। इसकी एड़ियां जमीन में धंस गईं। ईबीसल ब्लेड अटैक पावर 4,055 तमाम औसाफ 320 अटैक स्पीड 33 इग्नोर लेवल्स 25 हमलों में 250% नुकसान पहुंचाने का 70% इम्कान, 300% नुकसान पहुंचाने का 40% इम्कान। हर हमला नुकसान में 2% इजाफा करता है, जो ज्यादा से ज्यादा 30% तक होता है। अगर मालिक का ताल्लुक स्वर्ड्समैन से मुताल्लिक क्लास से है, तो तमाम इसका लेवल्स 6 लेवल में हर इजाफे पर हासिल होने वाले फरी एबिलिटी पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स का इजाफा। इक्विपमेंट लेवल 80 अपग्रेड किया जा सकता है। इक्विपमेंट 3 इर्तिका दिया जा सकता है। इजाफी एक्टिव स्कल 1 फैंटम कल फौरी तौर पर मालिक के कंट्रोल में एक हमजाद तख्लीक करता है। हमजाद के पास मालिक के 95% औसाफ और तमाम महारतें होती हैं। मालिक किसी भी वक्त हमजाद के साथ जगह बदल सकता है। दौरानिया 2 मिनट, कोल डाउन 5 मिनट। इजाफी एक्टिव स्कल 2 ईबीसल बाइंड एक ही वक्त में 5 दुश्मनों तक को जकड़ लेता है और हरकत को रोकता है। डिफेंस और मैजिक रेसिस्टेंस को 100% कम कर देता है। हदफ का टर जितना ज्यादा होगा, असर इतना ही कम होगा। दौरानिया 5 सेकंड, कोल डाउन 40 सेकंड। इजाफी एक्टिव स्कल 3 9 ड्रैगन स्लैश मालिक के इस्तेमाल के लिए फौरी तौर पर ईबीसल ब्लेड के 21 साए तख्लीक करता है। हर सायादार तलवार 80% तक नुकसान पहुंचाती है। दौरानिया 60 सेकंड, कोल डाउन 8 मिनट। इजाफी एक्टिव स्कल 4 ईबीसल करिस 100 गज के रदिस में मौजूद तमाम अहदाफ को 6 सेकंड तक हरकत करने या हमला करने से रोकता है और 10 मिनट तक उनके औसाफ को 20% कम कर देता है। अगर रेंज में सिर्फ एक हदफ हो तो असर दुगना हो जाता है। कोल डाउन 30 मिनट। इजाफी एक्टिव स्कल 5 ड्रैगन सिविल एक हमजाद को ड्रैगन सिविल अता करता है, इसे ब्लैक ड्रैगन में तब्दील कर देता है। तब्दील शदा हमजाद की लाइफ रेटिंग ब्लैक ड्रैगन जैसी होगी और वो ड्रैगन बरत की महारत इस्तेमाल कर सकेगा। दौरानिया 5 मिनट, कोल डाउन 24 घंटे। इजाफी पीसो स्कल ईबीसल विल अर्द गिर्द की माना की कसाफत के लिहाज से मालिक की जिस्मानी हालत को बेहतर बनाता है। माना की कसाफत जितनी ज्यादा होगी, बेहतरी इतनी ही ज्यादा होगी। इजाफी प्रोफाउंड इनहेरिटेंस ब्लैक एम्परर
फाल होने पर हर क्रिटिकल हिट डेथ ओरा का एक ढेर जमा करेगी। हर ढेर को 12 सेकंड के लिए तमाम औसाफ में 4% और अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड में 3% इजाफा करने या किसी महारत के कोल डाउन को 5 सेकंड कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। डेथ ओरा के ज़्यादा से ज़्यादा 27 ढेर। दौरानिया 10 मिनट। कोल डाउन 6 घंटे। मशहूर लोहार कमाल अहमद ने ब्लैक ड्रैगन किंग के दांतों को बतौर मवाद इस्तेमाल करते हुए ज़ाती तौर पर ईबीसल ब्लेड तैयार किया। ये 36 मशहूर तलवारों में से एक है जिसका नंबर 31वां है। ताहम खुद ब्लैक ड्रैगन किंग ने इस तलवार को मलून किया है। इस बेपनाह ताकत के अलावा जो ये ब्लेड पेश करता है, मालिक को एक खास वक्त के बाद बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ताहम जैक की जानिब से स्टार क्रिस्टल के साथ ईबीसल ब्लेड को दोबारा बनाने के बाद बैकलैश की ताकत बहुत कम हो गई है। अगर मालिक बैकलैश को दबाने में नाकाम रहता है तो मालिक को ब्लैक ड्रैगन किंग की लानत मिलेगी, जिससे तमाम औसाफ मुस्तकिल तौर पर 50% कम हो जाएंगे। गिराया नहीं जा सकता, तिजारत नहीं की जा सकती, तबाह नहीं किया जा सकता। इतना ताकतवर। सैफ अली इर्तिका याफ्ता ईबीसल ब्लेड के एट्रीब्यूट पैनल को देखकर दंग रह गया। ईबीसल ब्लेड के औसाफ अभी तो लाइट ब्लेड और कलंग रे का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके औसाफ लेवल 80 का मैजिक वेपन होने के बावजूद टॉप लेवल 85 के एपिक हथियार का मुकाबला कर सकते थे। ताहम बेहतर औसाफ सबसे ज्यादा चौंका देने वाला पहलू नहीं था। ईबीसल ब्लेड की महारतें अब नुमायां तौर पर बेहतर हो गई थीं क्योंकि ये T3 का हथियार था। अब ये ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन हथियार था। यहां तक कि एक आम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार भी इस मामले में इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। T3 ईबीसल ब्लेड को देखकर सैफ अली तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि T4 तक पहुंचने के बाद इसमें कितनी बेहतरी आएगी। जाहिर है मैजिक वेपन को मजीद इर्तिका देना अब तक के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, जिसके लिए गार्ड क्रिस्टल्स की जरूरत होगी, और वो भी 5। गार्ड क्रिस्टल्स तलाश करने के लिए सिर्फ किस्मत पर इन्हिसार किया जा सकता था, जो एपिक हथियारों से भी ज्यादा नायाब और तलाश करने में मुश्किल थे। सैफ अली ने फिर कलंग रे को हटा दिया और उसकी जगह ईबीसल ब्लेड लगा दिया। तो एक और इर्तिका के बाद ईबीसल ब्लेड की यह ताकत है। जैसे ही इसने मैजिक वेपन लगाया, सैफ अली दंग रह गया। इसकी अटैक पावर और बुनियादी औसाफ कम हो गए होंगे, लेकिन वो कलंग रे के मुकाबले में ईबीसल ब्लेड के साथ ज्यादा हम आहंग था। हथियार उसके हाथ में इसके जिस्म के एक हिस्से की तरह महसूस होता था, और अब ये नाकाबिल तसव्वुर हद तक तेज था। अपनी मौजूदा हालत में ईबीसल ब्लेड आसानी से लेवल 100 से ज्यादा के ग्रेट लॉर्ड के तराजू को काट सकता था। मजीद बरां मैजिक वेपन के असरात काफी बेहतर हो गए थे और वो अपनी जिस्मानी हालत को काफी मजबूत होता महसूस कर सकता था। कलंग रे को कम लेवल के हथियार से बदलने के बावजूद इसकी मजमूई जंगी ताकत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि ये बढ़ गई थी। अपग्रेड शदा ईबीसल ब्लेड से खुद को मानूस करने के लिए एक लम्हा लेने के बाद सैफ अली ने अपनी तवज्जो अंदरूनी इलाके की कब्रों की तरफ मबजूल की। इसके प्रमोशन क्वेस्ट का मकसद खोई हुई ब्लेड सेनेट लीगेसी को तलाश करना था। जाहिर है इसे उन कब्रों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए। जंगल में घूमने वाली उनगिनत फरगोटन स्पिरिट्स और हर कब्र की हिफाजत करने वाले आरोका स्पिरिट्स उसके रास्ते में वाहिद रुकावटें थीं। चंद मिनट पहले सैफ अली घूमने वाली फरगोटन स्पिरिट्स के खिलाफ बेबस था, लेकिन अब जबकि इसके पास T3 ईबीसल ब्लेड था, इन डेड को शिकस्त देना कोई मसला नहीं होगा। अब इसे सिर्फ कब्रें खोलते वक्त आरोका स्पिरिट्स की तवज्जो हटाने का तरीका तलाश करना था। बदकिस्मती से चूंकि वो नहीं जानता था कि किस कब्र में लीगेसी मौजूद है, इसलिए इसने करीब तरीन और सबसे छोटी कब्र की हिफाजत करने वाले आरोकर स्पिरिट को चैलेंज करने का फैसला किया। जैसे ही सैफ अली ने नीम शफाफ रुकावट को उबूर किया, मुंतखब कब्र के करीब घूमने वाली इन डेड ने सैफ अली के हाले को महसूस किया और उसकी तरफ लपके। अगरचे फरगोटन स्पिरिट्स की जहानत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर कई दर्जन एक साथ हमला करें तो एक पैक एक्सपर्ट को भी भागना पड़ेगा। जाओ। सैफ अली ने फौरन 9 रीगन स्लैश को फाल कर दिया। माहिरीन के एक ग्रुप की तरह ईबीसल ब्लेड के 21 साए सैफ अली के लिए रास्ता खोलने के लिए आगे बढ़े। अगरचे हर साए के पास सैफ अली की ताकत का सिर्फ 90% था, लेकिन यह वस्फ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक हकीकी लेवल 100 के T3 खिलाड़ी का होता है। नतीजे के तौर पर ईबीसल ब्लेड के सायों ने करीब आने वाली फरगोटन स्पिरिट्स को आसानी से दबा दिया। एक ही तबादले में
सायों ने कई दर्जन इन डेड को एक तरफ धकेल दिया, जिससे सैफ अली छोटी कब्र तक पहुंच गया। ये मर्दों के आराम की जगह है, जिंदों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कब्र की हिफाजत करने वाले नेजा बरदार 3 औरों का स्पिरिट ने सैफ अली पर नेजा तानती हुए गरज कर कहा, फरगोटन औरों का स्पिरिट लेवल 101 HP चून 00000/चून 0000000। अगरचे औरों का स्पिरिट के पास ज्यादा HP नहीं थी, लेकिन इसने इस सादा हमले के साथ एक एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसका हरीफ लाशौरी तौर पर हथियार को नजरअंदाज कर गया। मजीद बरा हमले में पैक्ट टीम की ताकत थी, जो लेवल 100 से ज्यादा के ग्रैंड लॉर्ड्स को पीछे धकेलने के लिए काफी थी। अगर यह हमला किसी टीम खिलाड़ी को लगता तो वो फौरन मर जाता। औरों का स्पिरिट की ताकत देखकर सैफ अली इन डेड को शिकस्त देने का कोई भी एतमाद खो बैठा। खुशकिस्मती से उसने असल में औरों का स्पिरिट से लड़ने का मंसूबा नहीं बनाया था। सैफ अली ने फैंटम कल का इस्तेमाल करते हुए हमले का जवाब दिया, अपने हमजाद को आगे भेजा, जबकि हमले को रोकने के लिए डेफनेसो ब्लेड को फाल किया। सैफ अली फिर कब्र की तरफ लपका। जैसे ही सैफ अली ने कब्र को छुआ, इसके सामने एक प्राम्पिट विंडो नमूदार हुई। सिस्टम, क्या आप कब्र को फाल करना चाहते हैं और कब्र के मालिक की लीगेसी का एक हिस्सा जज्ब करना चाहते हैं? खुशी से निहाल होकर सैफ अली ने कब्र को फाल कर दिया। ताहम जैसे ही इसने ऐसा किया, एक लोडिंग बार नमूदार हुआ। कब्र को फाल करने के लिए कल 8 सेकंड दरकार होंगे। जब औरों का स्पिरिट ने कब्र की एक्टिवेशन को महसूस किया तो वो गुस्से में आ गया। सैफ अली के हमजाद को नजरअंदाज करते हुए औरों का स्पिरिट मुजरिम खिलाड़ी की तरफ लपका। यकीनन ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही औरों का स्पिरिट उसकी तरफ भागा, सैफ अली ने खुद को रोकना छोड़ दिया। उसने अपने हमजाद की लीगेसी बर्जर्क स्कल ब्लेड लिबरेशन को फाल किया और अपनी तमाम तर तवज्जो हमजाद को कंट्रोल करने पर मरकूज कर दी जब इसने औरों का स्पिरिट पर हमला किया। लाइटनिंग फ्लैश तलवार की रोशनियों के एक जाल ने औरों का स्पिरिट को घेर लिया, फिर भी इन डेड जर्रा बराबर भी परेशान नजर नहीं आया। वो मुड़ा और अपने नेज़े से हमले का मुकाबला किया। पींग 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 धात के टकराने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। न सिर्फ औरों का स्पिरिट ने हमजाद की तरफ से भेजी गई हर तलवार की रोशनी को रोक दिया, बल्कि वो एक कदम भी पीछे हटे बगैर ऐसा करने में कामयाब रहा। हमजाद औरों का स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन सैफ अली को परवाह नहीं थी। इसका वाहिद मकसद 3 औरों का स्पिरिट को 8 सेकंड तक रोके रखना था, इसे शिकस्त देना नहीं। सैफ अली ने आखिरकार कब्र के मालिक की लीगेसी का एक हिस्सा जज्ब कर लिया, क्योंकि इसने अपने हमजाद की कुर्बानी दी थी। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसकी क्विस्ट विंडो में लीगेसी कंप्लीशन रेट का सेक्शन नमूदार हुआ। सिस्टम, लीगेसी कंप्लीशन रेट 15%। क्या आप ये लीगेसी कबूल करना चाहते हैं? तो ये इस तरह काम करता है। सैफ अली फौरन समझ गया कि उसे अपना प्रमोशन क्विस्ट कैसे मुकम्मल करना है। इस सरसब्ज जंगल की हर कब्र में ब्लेड सेंट लीगेसी मौजूद थी, लेकिन हर कब्र में लीगेसी की तकमील की शरह मुख्तलिफ थी, जिसे आपस में मिलाया नहीं जा सकता था। यह इस पर मुनहसिर था कि वो कितनी लीगेसी के साथ यहां से जाना चाहता है। इसके बाद सैफ अली ने छोटी कब्र से हासिल करदा तकमील की शरह को छोड़ दिया और बैरियर के जरिए फरार हो गया। जैसे ही इसने जादुई बैरियर को उबूर किया, इसका पीछा करने वाली फरगोटन स्पिरिट्स और औरों का स्पिरिट रुक गए और अपनी असल पोजीशनों पर वापस चले गए। अब जबकि वो अपने क्विस्ट के मैकेनिज्म को समझ गया था, सैफ अली ने जजीरे के अंदरूनी इलाके में आला मेयार की कब्रों पर नजरें जमा ली। कुदरती तौर पर ज्यादा शानदार कब्रों की हिफाजत ज्यादा मजबूत औरों का स्पिरिट्स कर रहे थे। सबसे बड़ी कब्र जंगल के मरकज में वाक़ थी, जो एक महल की तरह पुरतायुश थी, जिसकी हिफाजत लेवल 100 का 4 औरों का स्पिरिट कर रहा था। महल जैसी कब्र से एक दर्जा कम कब्रों की हिफाजत ऐसे औरों का स्पिरिट्स कर रहे थे जिनके पास अलकाबात थे। वो औरों का स्पिरिट्स जिन्होंने अपनी मौत के बाद लक़ब हासिल किया था, अपनी जिंदगी के दौरान हीरोज में भी हीरो रहे थे। इसी तिर के आला तरीन माहिरीन को मारना उनके लिए बच्चों का खेल रहा होगा। अगरचे वो मौत के बाद अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो चुके थे, लेकिन वो फिर भी बगैर किसी कोशिश के आला तरीन माहिरीन को मार सकते थे। मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूं। सैफ अली ने दांत पीसते हुए एक बड़ी तलवार वाले लक़ब याफ्ता औरों का स्पिरिट पर नजरें जमा ले। वो जानता था कि उसके पास कब्रिस्तान की सबसे बड़ी कब्र को फ़ाल करने की कोई उम्मीद नहीं है।
3 और 4 वजूदों के दरमियान फ़र्क बहुत बड़ा था। 2 और 4 के दरमियान फ़र्क का तो जिक्र ही किया है। जिस लम्हे 4 औरों का स्पिरिट ने इसे देखा वो मर जाएगा। ताहम वो 3rd ग्रेड की कब्रों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल लीगेसी की तकमील की शराट 3 प्रमोशन क्विस्ट के इनामात पर शदीद असर डालेगी। कम अज कम इसे 2nd ग्रेड की कब्रों के लिए कोशिश करनी थी। जैसे ही इसकी महारतों के कोल डाउन खत्म हुए, सैफ अली एक बार फिर अंदरूनी इलाके में लपका सीधा इस कब्र की तरफ बढ़ा जो एक छोटी बुलंद ओबाला इमारत के साइज की थी। चैप्टर 2308 ईबीसल ब्लेड की ताकत। सैफ अली का हदफ जंगल के मरकज के करीब था। वहां पहुंचना ही नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होगा क्योंकि फॉरगॉटन स्पिरिट्स के ग्रुप जंगल के मरकज के करीब एक दूसरे के ज्यादा करीब होते थे। अगर सैफ अली कब्र तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करता तो वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। इसे फ़आल करना तो दूर की बात है। कई सौ फॉरगॉटन स्पिरिट्स उसकी तरफ उड़ती हुई आए और सैफ अली ने अपने सर की जिल्द को सुन होते हुए महसूस किया। खुशकिस्मती से वो ईबीसल ब्लेड के 21 सायों के साथ फॉरगॉटन स्पिरिट्स को हमले की हद से बाहर रखने में बमुश्किल कामयाब रहा। ताहम 9 ड्रैगन स्लैश की एक वक्त की हद थी, इसलिए वो इन डेड को हमेशा के लिए इस तरह नहीं रोक सकता था। अगरचे सैफ अली को यकीन था कि वो उन राक्षसों से अपनी जान बचाकर निकल सकता है, लेकिन अगर वो फॉरगॉटन स्पिरिट्स को दूर न रख सका तो बस इतना ही होगा। वो मजीद कुछ नहीं कर सकेगा। अगर वो 2nd ग्रेड लीगेसी हासिल करना चाहता था तो ये ज़रूरी था कि वो 9 ड्रैगन स्लैश के दौरानिये को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करे। मुझे इस कब्र तक पहुंचने में 42 सेकंड लगे, जो कि तकरीबन इतना ही वक्त है जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था। 9 ड्रैगन स्लैश के बाकी मानदा दौरानिये पर नज़र डालते हुए सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। मैं बाकी वक्त में कब्र को फ़आल करने के काबिल होना चाहिए। 2 वजूहात थीं जिनकी वजह से सैफ अली ने सबसे आला दर्जे की कब्र को छोड़ दिया था। कुदरती तौर पर पहली वजह 4 औरों का स्पिरिट था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। इसकी दूसरी वजह वक्त की कमी थी। 9 ड्रैगन स्लैश के 60 सेकंड के दौरानिये में 2nd ग्रेड की कब्रों तक पहुंचना और उन्हें फ़आल करना इसकी हद थी। इससे पहले कि सैफ अली सांस ले पाता, चांदी के बख्तर पहने बड़ी तलवार वाले आरो का स्पिरिट ने जो कब्र के पत्थर की हिफाजत कर रहा था अचानक अपनी आंखें खोल दे। फिर एक हल्के सुर्ख बैरियर ने कब्र की जगह को घेर लिया, जिससे सैफ अली के बुनियादी औसाफ और जिस्मानी हालत 20% कम हो गई। अर्दिया लेवल 101 HP 78000000/78000000। एक डोमेन। सैफ अली के तासुरात उदास हो गए जब इसने अर्दिया को घूरा। सैफ अली ने फर्ज किया था कि अर्दिया के पास टीम के खिलाड़ियों को फौरी मारने की ताकत है, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि आरो का स्पिरिट इतना ताकतवर होगा। अर्दिया के पास इस आरो का स्पिरिट से ज्यादा HP नहीं हो सकती थी जिससे इसने पहले लड़ाई की थी, लेकिन वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत था। खालसतना बुनियादी औसाफ के हवाले से इसे फॉरगॉटन औरों का स्पिरिट से 30% ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। अपने डोमेन के साथ मिलकर, जिसे सिर्फ 4 और उससे ऊपर के लोग ही समझ सकते थे, अर्दिया टीम के खिलाड़ियों को चींटियों की तरह कुचल सकता था। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूं, अलिफाडुंचरर। उन कई हजार सालों में जब से मैं पहरा दे रहा हूं, तुम पहले शख्स हो जिसने ब्लेड सेनेट की लीगेसी की तलाश में करीब आने की हिम्मत की है। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ तफरी फराहम कर सकोगे, अर्दिया ने इत्मीनान से तबसरा किया। फॉरगॉटन औरों का स्पिरिट के बरक्स, जिसने फौरन हमला कर दिया था, उसने एक खिलाड़ी की तरह मजाक किया जब वो आहिस्ता आहिस्ता सैफ अली के करीब आया। ये देखकर सैफ अली की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो मुर्दा हीरो हो सकते हैं, लेकिन औरों का स्पिरिट्स को गार्ड्स डोमेन में नहीं समझा जाता था। इसकी वजह से उनकी जहानत जितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ताहम अर्दिया के मामले में ऐसा वाज़े तौर पर नहीं था। ये पहला मौका भी था जब सैफ अली का सामना इतने ज़हीन औरों का स्पिरिट से हुआ था। ये देखकर के अर्दिया पहले ही 50 गज दूर है, सैफ अली ने एहतियात के तौर पर रंग ऑफ गोसपिल के मनी ईचर वर्ड और रंग ऑफ बर्लेंस को फ़आल कर दिया। बदकिस्मती से सैफ अली बता सकता था कि उन 2 महारतों के असर अंदाज होने के बाद भी ये काफ़ी नहीं होगा। उसने फिर अपने बुनियादी औसाफ को मजीद बढ़ाने के लिए ब्लेड लिबरेशन को फ़आल किया, और इसी वक्त इसने टोलाइट ब्लेड के टोलाइट ऑफ दी गार्ड्स और टोलाइट्स शेडो को फ़आल किया, जिससे वो 8 हमजादों में तकसीम हो गया।
تو لائٹ آف دی گارڈز اور بلیڈ لبریشن کے فعال ہونے کے ساتھ سیف علی کے جسمانی ہمزادوں کو مہارتوں کے اثرات وراثت میں ملے۔ اب اس کے ہر ہمزاد کے پاس اسی لیول کے گرینڈ لارڈز کا مقابلہ کرنے کی طاقت تھی۔ اگر لیول 100 کے 8 گرینڈ لارڈز مل کر کام کریں تو وہ لیول 100 کے میتھک راکوشس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ سیف علی اپنے ہمزادوں کو کنٹرول کر پاتا، اردیا غائب ہو گیا اور سیف علی کے ہمزادوں کے سامنے دوبارہ نمودار ہوا۔ آرو کا اسپرٹ نے اپنی شولہ زن بڑی تلوار لہرائی اور تمام 8 ہمزادوں پر 8 کرمزی تلوار کی روشنیاں بھیجیں۔ سیف علی کے ہمزادوں نے تیزی سے رد عمل ظاہر کیا، اپنی تلواروں سے حملوں کو روکا۔ تاہم جیسے ہی کرمزی تلوار کی روشنیاں ہمزادوں کے بلیڈ سے ٹکرائیں، اثر نے انہیں زمین پر گرنے سے پہلے 1 درجن گز دور پھینک دیا۔ ان کی تلواریں گونج رہی تھیں۔ ہر ہمزاد نے فوری طور پر 20,000 سے زیادہ HP کھو دی۔ ایک برونز کامبیٹ ٹیکنیک۔ جب سیف علی نے نتیجہ دیکھا تو اس کے تاثرات سنگین ہو گئے۔ ایکسٹریم سلیش۔ اگرچہ اردیا نے صرف 8 ایکسٹریم سلیشز چلائے تھے، جو طاہر کے 9 ایکسٹریم سلیشز سے ایک کم تھے، لیکن اس تکنیک پر اردیا کی مہارت طاہر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے ایڈوانسڈ کامبیٹ ٹیکنیک میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے برونز کامبیٹ ٹیکنیک میں اپ گریڈ کر دیا تھا۔ یہ ایک ٹر3 آرو کا اسپرٹ تھا جو برونز کامبیٹ ٹیکنیک استعمال کر سکتا تھا۔ اگر سیف علی نے اپنی پچھلی زندگی میں کسی کو اردیا کی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا ہوتا تو کوئی اس پر یقین نہ کرتا۔ کچھ تو اس کی حماقت پر اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ آرو کا اسپرٹس کبھی ہیرو رہے ہوں گے، لیکن اب وہ نہیں تھے۔ ان میں خاص طور پر ذہانت کی کمی تھی اور وہ اس پہلو کے حوالے سے عام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آرو کا اسپرٹ کو ایڈوانسڈ کامبیٹ ٹیکنیک چلاتے ہوئے دیکھنا ہی کافی متاثر کن تھا۔ زیادہ تر ٹر3 بھی برونز کامبیٹ ٹیکنیک میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ٹر3 آرو کا اسپرٹ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور پھر بھی ناممکن ابھی ہوا تھا۔ 8 ہمزادوں کو پیچھے دھکیلنے کے بعد اردیا نے اپنی نظر سیف علی کے اصل جسم کی طرف موڑ دیں۔ اس نے فلیم چارج کا استعمال کیا اور ایک آگ کے شہاب ثاقب میں تبدیل ہو کر سورس مین کی طرف اڑا۔ جس طرح یہ فلیم چارج نمودار ہوا، اردیا کی مہارت کی تکمیل کی شرح 99% یا 100% ہونی چاہیے تھی۔ سیف علی نے اردیا کے چارج کا براہ راست سامنا کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر آرو کا اسپرٹ نے اس کے ہمزادوں کو پہلے ہی پھینک دیا تھا تو وہ یقینی طور پر سیف علی کو بھی اڑا سکتا تھا۔ سیف علی نے فینٹم کل کو فعال کیا، ایک اور ہمزاد کو طلب کیا اور اسے برزرکر کنگ کو روکنے کے لیے بلیڈ لبریشن اور ڈیفنسو بلیڈ کو فعال کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ اپنے ٹر3 پروموشن کوئسٹ کے دوران مر گیا تو اسے دوبارہ چیلنج کرنے سے پہلے ایک طویل وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے وہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاہم جیسے ہی سیف علی کے ہمزاد نے ڈیفنسو بلیڈ کو فعال کیا، اردیا نے اپنا فلیم چارج منسوخ کر دیا اور اپنی شولہ زن بڑی تلوار زمین میں گاڑ دی۔ مٹی سے درجنوں آگ کے بلیڈ نکلے جو ہمزاد کی طرف اڑنے لگے۔ 3 اسکل سٹورم گیروٹ۔ ڈیفنسو بلیڈ کے بلاک کاؤنٹس ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیف علی کے پاس اپنے ہمزاد پر اپنی زیادہ تر توجہ مرکوز کرنے اور سورڈز اور بٹ چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب ستاروں کی کہکشاں اور آگ کے بلیڈ آپس میں ٹکرائے تو دونوں حملے بکھر گئے۔ اگرچہ ہمزاد نے کامیابی سے حملوں کو روک دیا تھا، لیکن اسے 1 درجن سے زیادہ قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مزید برآں، ہر حملے نے ہمزاد کی تقریباً 10,000 HP نگل لی۔ صرف ایک مہارت کے ساتھ اردیا نے 200,000 سے زیادہ کا نقصان پہنچایا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے فرگوٹن اسپرٹس کو قبر کی جگہ سے دور رکھا، ایبیسل بلیڈ کے سایوں کا دورانیہ کم ہوتا رہا اور سیف علی کا ہمزاد اردیا کی توجہ ہٹائے نہیں رکھ سکا۔ اس نے سیف علی کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اگر اس نے 2-فولڈ برزرک کو فعال کیا تو وہ اردیا کو روک سکتا تھا، لیکن اسے اپنے اصل جسم کے ساتھ قبر کو فعال کرنے کی ضرورت تھی۔ خود آرو کا اسپرٹ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا ارادہ اس جگہ سے فرار ہونے کے لیے ایبسولیوٹ ڈومین کو محفوظ رکھنے کا تھا۔ یہاں تک کہ اگر وہ قبر کو فعال کر کے اس کے اندر موجود لیگیسی حاصل کر لیتا، تب بھی وہ اس کے بغیر اپنا کوئسٹ ناکام کر دیتا۔ تمہارے ہمزاد کافی اچھے ہیں، لیکن تم بس یہیں تک پہنچو گے، اردیا نے یہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا کہ سیف علی کا ہمزاد اس کے اسٹورم گیروٹ سے بچ گیا ہے۔ اردیا نے زمین سے اپنی بڑی تلوار نکالی اور ہمزاد کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے ایک بار پھر 8 ایکسٹریم سلیشز چلائے
लेकिन इस बार उसने तमाम 8 हमलों को एक ही हदफ पर मरकूज किया। ड्रैगन सिविल। सैफ अली समझ गया कि अगर उसका हमजाद मर गया तो ये क्वेस्ट खत्म हो जाएगा। लिहाजा उसने ईबीसल ब्लेड की सबसे मजबूत महारत ड्रैगन सिविल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस वक्त हर ट्रिब्यूट पॉइंट अहमियत रखता था। सैफ अली का हमजाद धाड़ा, जिसकी आवाज पूरे जंगल में भर गई। जैसे ही इसने ऐसा किया, हमजाद 10 मीटर ऊंचे सिया ड्रैगन में तब्दील हो गया। ये इस वक्त के मुकाबले में साइज में दुगना से ज्यादा हो गया था, जब ईबीसल ब्लेड सिर्फ 2 का हथियार था। अपनी तरफ उड़ती हुई 8 तलवार की रोशनियों को देखकर सैफ अली के हमजाद ने उन सब को रोकने के लिए एक ही पंजा मारा। धमाका! तलवार की रोशनियां हमजाद के पंजे से टकराईं और एक शदीद झटके ने जंगल को हिलाकर रख दिया, जो 100 गज दूर तक फैलने के बाद ही मद्धम हुआ। ड्रैगन के पंजे के सामने एक खलाई शिगाफ भी नमूदार हो गया था और हमजाद सिर्फ एक कदम पीछे हटा। चैप्टर 2309 ब्लेड सेनेट लीगेसी हासिल कर ली, इतनी ताकतवर। सैफ अली ये देखकर हैरान रह गया कि इसके हमजाद ने अर्दिया के 8 एक्सट्रीम स्लैशेस बर्दाश्त करने के बाद सिर्फ 5000 से कुछ ज्यादा एचपी खोई है। अगरचे इसका हमजाद ड्रैगन सिविल के फाल होने के साथ पहले ही काफी ताकतवर था, इसी के वजूदों में तकरीबन नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन यह मजीद मजबूत हो गया था, खास तौर पर इसकी ताकत और डिफेंस। इन 2 औसाफ में इसका हमजाद अमली तौर पर प्रचार के मीथक रॉकेशों का मुकाबला कर सकता था। मजीद बड़ा ब्लैक ड्रैगन के जिस्म के साइज ने सैफ अली को काफी फवाइद फराहम किए। ब्लैक ड्रैगन के 10 मीटर ऊंचे ढांचे के सामने अर्दिया एक छोटे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हमजाद को आरोका स्प्रिट के हमलों को रोकने में कोई मसला नहीं होगा। ताहम अर्दिया अपना हमला नाकाम होने के बाद रुका नहीं। वो फौरन ब्लैक ड्रैगन के सर के सामने नमूदार हुआ। उसकी 16 जन बड़ी तलवार आग के एक बहुत बड़े सतून में तब्दील हो गई। 3 टाबो स्कल बर्निंग सॉर्ड। जब आग के सतून ने अपनी तब्दीली मुकम्मल की तो ये 100 गज तक फैल गया। ब्लैक ड्रैगन आग के हथियार के सामने छोटा लग रहा था और अर्दिया ने इसे हमजाद पर दे मारा। सैफ अली भी सतून की हद से नहीं बच सकता था, ब्लैक ड्रैगन का तो जिक्र ही किया है। ये मत समझो कि मुझे मारना इतना आसान है। जैसे ही आग का सतून नीचे आया, सैफ अली ने अपने ब्लैक ड्रैगन से ड्रैगन बरथ इस्तेमाल करवाई। इसकी हेवनली ड्रैगन्स बरथ रंग की ड्रैगन बरथ स्कल के बरक्स ब्लैक ड्रैगन की सलाहियत असल चीज थी। रवायत के मुताबिक 5 की ड्रैगन बरथ पूरे शहर को फौरी तौर पर बुखारात बनाकर उड़ा सकती है। सच्ची ड्रैगन बरथ किसी भी टाबो स्कल अलानत से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जो बुनियादी तौर पर डिवाइन आर्ट्स का मुकाबला करती थी। ब्लैक ड्रैगन ने अपना जबड़ा खोला और उसके जबड़ों के दरमियान माना की एक खौफनाक मिकदार मरकूज हो गई। पलक झपकते ही एक छोटे घर जितना बड़ा सिया तवानाई का गोला बन गया और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन ने एक कान फाड़ देने वाली धाड़ मारी, तवानाई का गोला सिया रोशनी के सतून की शक्ल इख्तियार कर गया, जो आरोका स्प्रिट के आग के सतून की तरफ बढ़ा। धमाका! ड्रैगन बरथ और बर्निंग सॉर्ड एक दूसरे से टकराए, जिससे एक ऐसा झटका पैदा हुआ जिसने उनके गिरदोनवा को हिलाकर रख दिया और 500 गज दूर तक फैलने तक खत्म नहीं हुआ। टकराव के मकाम पर जगह टूट फूट का शिकार हो गई थी, जिससे एक ब्लैक होल बन गया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे क़यामत शुरू हो गई हो। यकीनन सच्ची ड्रैगन बरथ कहीं ज्यादा ताकतवर है। सैफ अली हैरान हुए बगैर न रह सका जब उसने अर्दिया को दूर गिरते हुए देखा। सैफ अली ने सिर्फ ये उम्मीद की थी कि ब्लैक ड्रैगन अर्दिया की कातिलाना हरकत को रोक देगा। उसने हकीकत में ये तवक्को नहीं की थी कि हमजाद इस तबादले में जीत जाएगा, जिससे आरोका स्प्रिट को 30,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। अर्दिया 30,000 एचपी खोने के बाद मरने के खतरे में नहीं था, लेकिन ये नुकसान ब्लैक ड्रैगन के लिए आरोका स्पिरिट की एग्रो बरकरार रखने के लिए काफी था। अब अर्दिया की तवज्जो सैफ अली के असल जिस्म से हट गई थी। इस मौका से फायदा उठाते हुए सैफ अली कब्र के पत्थर की तरफ लपका। सिस्टम, क्या आप कब्र को फ़आल करना चाहते हैं और कब्र के मालिक की लीगेसी का एक हिस्सा जज्ब करना चाहते हैं? बगैर किसी हिचकिचाहट के जैसे ही प्राम्पिट विंडो नमूदार हुई, सैफ अली ने कब्र को फ़आल कर दिया। पिछली कब्र की तरह जब उसने फ़आल किया तो एक लोडिंग बार नमूदार हुआ। ताहम इस लोडिंग बार के लिए पिछली कब्र के 8 सेकंड के बजाय कल 12 सेकंड दरकार थे। सैफ अली ने इस बात पर खुशी मनाई कि इसने ईबसोलेविट डिफेंस को महफूज रखने का फैसला किया था। अगर इसने अर्दिया को रोकने के लिए ईबसोलेविट डिफेंस का इस्तेमाल किया होता,
बजाय इसके कि ड्रैगन सिविल पर इन्हिसार करता तो वो एक्टिवेशन के अमल के आधे रास्ते में ही मर जाता। बदकिस्मती से जैसे ही सैफ अली ने कब्र को फ़ाल किया, अर्दिया आपे से बाहर हो गया। ब्लैक ड्रैगन को नज़रअंदाज करते हुए औरों का स्प्रिट सैफ अली की तरफ लपका। अर्दिया और सैफ अली के दरमियान सिर्फ 100 गज से कुछ ज्यादा का फासला था और एक लक़ब याफ्ता तो 3 आरों का स्प्रिट को इस फासले को उबूर करने के लिए सिर्फ चंद कदमों की जरूरत होगी। ताहम ब्लैक ड्रैगन ने आधे रास्ते के करीब अर्दिया को रोक लिया और अपने बड़े ढांचे का इस्तेमाल करते हुए आरों का स्प्रिट को सैफ अली से दूर रखा। ब्लैक ड्रैगन ने फिर अपना एक पंजा अपने दुश्मन पर मारा। ब्लैक ड्रैगन का पंजा एक कार जितना बड़ा था और अगरचे अर्दिया ने आने वाले हमले को महसूस कर लिया था, लेकिन वो वक्त पर इससे बच नहीं सका और इसे रोकने के लिए अपनी बड़ी तलवार पर इन्हिसार किया। जैसे ही पंजा बड़ी तलवार के साथ फिसला, हथियार से चुक्का चौंध कर देने वाली चिंगारियां निकले। अर्दिया ने अपनी बड़ी तलवार से ब्लैक ड्रैगन के पंजे को पीछे धकेल दिया। अब उसने 3 आरों का स्प्रिट की ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया, यहां तक कि एक 2 ड्रैगन भी उसे एक मुश्किल हरीफ पाएगा। खुशकिस्मती से दोनों जंगजुओं के बुनियादी औसाफ के दरमियान कोई खास बड़ा फर्क नहीं था। अगरचे आरों का स्प्रिट ने ब्लैक ड्रैगन के पंजे को पीछे धकेल दिया था, लेकिन ड्रैगन साबित कदमी से अपनी असल पोजीशन पर रहा। उसने तसादुम से सिर्फ 2,000 से कुछ ज्यादा का नुकसान उठाया था। ब्लैक ड्रैगन के पास करोड़ों एचपी थी, इसलिए ये नुकसान कुछ भी नहीं था। ये महसूस करते हुए अर्दिया ने ब्लैक ड्रैगन को उबूर करने के लिए वहशियाना ताकत पर इन्हिसार करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने एक जंगी तकनीक का इस्तेमाल किया और 7 सायों में तब्दील हो गया जो सैफ अली के असल जिस्म की तरफ लपके। एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक फॉलोइंग शेडो। 7 साये बिल्कुल एक जैसे लग रहे और महसूस हो रहे थे, यहां तक कि सैफ अली भी उनके दरमियान फर्क नहीं बता सकता था। लेकिन वो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जवाब में उसने अपने ब्लैक ड्रैगन के जरिए लाइटनिंग स्लैश चलाई। एक ब्रोंज कॉम्बैट टेक्निक के तौर पर सैफ अली को अपने असल जिस्म के साथ लाइटनिंग फ्लैश चलाने में भी दुश्वारी होती थी। हमजाद के साथ तो दूर की बात है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन की जिस्मानी हालत इससे कहीं बेहतर थी, इसलिए सैफ अली बमुश्किल इसे अंजाम देने में कामयाब रहा। पंजों के 14 वार फिर 7 सायों में जा घिसे। पींग पींग पींग। कब्रिस्तान में धाती टकराने की आवाजें गूंजने लगीं क्योंकि अर्दिया ने तमाम 14 वार रोक दिए थे। ब्लैक ड्रैगन ने 30,000 से ज्यादा एचपी खो दी और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन इसने अपना मकसद हासिल कर लिया था और अर्दिया की पेश कदमी रोक दी थी। सिर्फ इतना हुआ कि ब्लैक ड्रैगन के साथ लाइटनिंग फ्लैश चलाने की कोशिश से सैफ अली का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन सिर्फ की। सैफ अली ने थकन की एक लहर को खुद पर तारी होते महसूस किया। उसने ब्लैक ड्रैगन के जरिए ब्रोंज कॉम्बैट टेक्निक चिल्लाते वक्त इससे कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन खर्च की थी जितनी वो खुद तकनीक इस्तेमाल करते वक्त करता था। जाहिर है अर्दिया ने हार नहीं मानी थी। उसने सैफ अली तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दोबारा फॉलोइंग शेडो का इस्तेमाल किया। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से सैफ अली ने अर्दिया को रोकने के लिए लाइटनिंग फ्लैश पर इन्हिसार जारी रखा। 2 बार, 3 बार, 4 बार। हर बार जब सैफ अली ने लाइटनिंग फ्लैश चलाई, उसकी कंसंट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। जब तक इसने 6ठी बार तकनीक चलाई, वो ज़हनी तौर पर निढाल महसूस कर रहा था। ताहम इसे एक्टिवेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए अभी भी 5 सेकंड दरकार थे। जब तक सैफ अली ने 9वीं बार लाइटनिंग फ्लैश चलाई, इसका रंग कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसने अपने सर में शदीद दर्द महसूस किया और दुनिया उसके गिर्द घूमती हुई महसूस हुई। अब वो हुजूम की सूरत में आने वाली इन डेड को रोकने के लिए ईबीसल ब्लेड के सायों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। बड़ी तादाद में फॉरगॉटन स्प्रिट्स सैफ अली की तरफ उड़ती हुई आईं और अर्दिया ब्लैक ड्रैगन के गिर्द घूमकर सैफ अली के असल जिस्म के सामने नमूदार हुआ। आरो का स्प्रिट ने अपनी शोलाजन बड़ी तलवार स्वर्ड्समैन पर दे मारी। 8 एक्सट्रीम स्लैशेस। तलवार की 8 बड़ी रोशनियां नमूदार हुईं और सैफ अली को मुकम्मल तौर पर निगलने की धमकी दी। जब तलवार की 8 रोशनियां इससे सिर्फ 1 इंच दूर थीं, सैफ अली ने दांत पैसे और ईबसोलेविट डोमेन को फ़आल कर दिया। इसके जिस्म पर सुनहरी खुदाई निशानात फौरन नमूदार होने लगे। जैसे ही तलवार की 8 रोशनियों ने वो आखिरी इंच उबूर किया, वो खुदाई निशानात से टकराकर अचानक रुक गईं, सैफ अली को छूने में नाकाम रही। ईबसोलेविट डोमेन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ
न तो अर्दिया और न ही फॉरगॉटन स्पिरिट सैफ अली को नुकसान पहुंचा सकती थीं। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो सैफ अली को कब्र फाल करने से भी नहीं रोक सकते थे। सिस्टम लीगेसी कंप्लीशन रेट 85%। क्या आप ये लीगेसी कबूल करना चाहते हैं? चैप्टर 2310 अर्दिया बमुकाबला अन्नम। जैसे ही इसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा, सैफ अली ने लीगेसी कबूल कर ली। वो नहीं जानता था कि 85% तकमील की शरह वाली लीगेसी कितनी अच्छी होगी, लेकिन ये बिलाशुबा इस 15% लीगेसी से बेहतर थी जो उसे पहले मिली थी। सैफ अली के लीगेसी कबूल करने के बाद कब्र से इसकी तरफ उनगिनत खुदाई निशानात बहने लगे, जिससे इसके हाथ की पुष्ट पर एक चमकता हुआ निशान बन गया। अचानक सैफ अली के हाथ पर अर्गवानी सुनहरी तलवार का निशान बन गया। जैसे ही निशान बना, अर्दिया दीवानगी में मुब्तला हो गया। इसके पट्टे फूल गए और आग के एक लिबादे ने इसके ढांचे को ढांप लिया। इसके अर्द गिर्द दर्जा हरारत बढ़ गया और शोलाजन लिबादे ने इसके पैरों के नीचे की जमीन को जलाकर सिया राख बना दिया। अगर सैफ अली ने इबसोलेविट डोमेन को फाल न किया होता तो वो औरों का स्पिरिट से अपनी कुर्बत की वजह से मुमकिना तौर पर हैरान कुन मिकदार में एचपी खो देता। अर्दिया के मुकम्मल बर्जर्क मोड में जाने और उसके इबसोलेविट डोमेन का दौरानिया तकरीबन खत्म होने के साथ सैफ अली ने 7 लोमैन रेज रन के ओरा ऑफ अर्थ को ओरा ऑफ विंड में तब्दील किया और तेजी से पीछे हटने के लिए गैल डोमेन को फाल किया। अगरचे वाइडलैंड के अंदरूनी इलाके में टेलीपोर्टेशन की तमाम अकसाम ममनू थीं, लेकिन खुशकिस्मती से उड़ना ममनू नहीं था। गैल डोमेन अंदरूनी इलाके से फरार होने के लिए सैफ अली की वाहिद उम्मीद थी। इसके बगैर इसके पास अंदरूनी इलाके से निकलने का कोई मौका नहीं होता, चाहे इसके पास लीगेसी ही क्यों ना होती। इसके पास अब इन्हिसार करने के लिए 9 रीगन स्लैश नहीं थी और एक लक़ब याफ्ता तो 3 आरों का स्पिरिट इसके पीछे था। ताहम इस पहले कि सैफ अली कब्र से निकल पाता, अर्दिया शहाब साकिब की तरह आगे बढ़ा। आरों का स्पिरिट इतना तेज था कि ब्लैक ड्रैगन भी उसे वक्त पर नहीं रोक सका। धमाका! अर्दिया सैफ अली से टकराया और उसकी हिफाजत करने वाले सुनहरी खुदाई निशानात हकीकत में लरज उठे। ऐसा तब भी नहीं हुआ था जब अर्दिया ने पहले सैफ अली पर वार किए थे। आरो का स्पिरिट ने बार बार सैफ अली पर अपनी शोलाजन बड़ी तलवार लहराना शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए सैफ अली भी उन गिनत तलवार की रोशनियों के खिलाफ बेबस था। वो उनमें से किसी भी हमले की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सका। अर्दिया के हमले की रफ्तार सैफ अली से इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो इस आरो का स्पिरिट की जवाबी कार्रवाई की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अर्दिया की बुनियादी खुसूसियात के साथ वो औरों का स्पिरिट सैफ अली को महज 2 या 3 वारों में खत्म कर सकती थी, चाहे सैफ अली 2 फोल्ड बर्जर्क ही क्यों ना फाल कर लेते। इबसोलेविट डोमेन के सिर्फ 6 सेकंड बाकी थे और सैफ अली अभी भी अंदरूनी इलाके की रुकावट से तकरीबन 1500 गज दूर थे। खतरात की परवाह किए बगैर वो सीधे रुकावट की तरफ उड़ने लगे। इस हकीकत के बावजूद कि अर्दिया उड़ नहीं सकता था, इस इन डेड को सैफ अली का पीछा करने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी और वो मुसलसल फरार होते हुए तलवारबाज पर हमले कर रहा था। अर्दिया के हर हमले में इतनी ताकत थी कि वो उम्मत-ए-कक रॉकेशों को भी जख्मी कर सके। अगर इबसोलेविट डोमेन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल न होता तो सैफ अली अब तक कई बार मर चुके होते। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड। बदकिस्मती से सैफ अली की उड़ने की रफ्तार तेज थी, लेकिन वो 6 सेकंड के अंदर रुकावट तक ना पहुंच सके। जब इबसोलेविट डोमेन के असरात खत्म हुए तो वो अपने हदफ से अभी भी तकरीबन 500 गज दूर थे। जैसे ही असरात खत्म हुए, सैफ अली ने अपने जिस्म को एक झुलसाने वाली गर्मी में घिरा हुआ महसूस किया, जिससे उन्हें हर सेकंड 10,000 का नुकसान पहुंच रहा था। सैफ अली के जिस्म से मुक़द्दस निशानात को गायब होते देखकर अर्दिया अपने शिकार पर तंजिया मुस्कुराया। उसने जमीन से छलांग लगाई और पलक झपकते ही सैफ अली के सामने पहुंच गया और अपनी शोलाजन अजीम तलवार सैफ अली के सर पर दे मारी। इट एक स्ट्रीम सलेशिस। इस बार तलवार की 8 रोशनियों में से हर एक चार्ब की ताकत की हामिल थी। इस हमले को रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन भी काफी ताकतवर न होता, सैफ अली तो दूर की बात है। खुशकिस्मती से सैफ अली ने इस लम्हे के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी और डेफनेसो ब्लेड को फ़ाल कर दिया। पींग पींग पींग। जंगल में धाती टकराव की आवाजों का एक और सिलसिला गूंज उठा। अर्दिया ने इस एक मुकाबले में ही डेफनेसो ब्लेड की रोकथाम की गिनती को निस्फ से ज्यादा खत्म कर दिया था। जब तक डेफनेसो ब्लेड खत्म हुआ,
सैफ अली रुकावट के सिर्फ 50 गज मजीद करीब पहुंच पाए थे। जैसे ही अर्डिया एक और हमला करने वाला था, सैफ अली ने इब्बिसिल बाइंड को फ़आल कर दिया। खला से 20 से ज्यादा सिया जंजीरें नमूदार हुईं, जिन्होंने अर्डिया को जकड़ लिया और इस आरो का स्प्रिट को अचानक रुकने पर मजबूर कर दिया। तो 3 पर इब्बिसिल बाइंड किसी भी हदफ को 5 सेकंड तक जकड़ सकता था और उसे अर्डिया जैसी वो 3 मखलूक के खिलाफ 100% मुअस्सर होना चाहिए था। ये सैफ अली का आखिरी पत्ता भी था। 3 ताहम इससे पहले कि सैफ अली सुकून का सांस लेते, उन्हें एक जंजीर के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब वो बिखरा हुआ तो अर्डिया तकरीबन एक उमते का खुराकुश से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इस आरो का स्प्रिट को एक जंजीर तोड़ने में सिर्फ एक लम्हा लगा। जैसे वो कागज की बनी हूं, दूसरी जंजीरें भी एक के बाद एक टूटने लगीं। एक वली की कब्र की बेहुरमती के जुर्म में तुम मरोगे, अर्डिया धाड़ा और अपने आजाद बाजुओं को लहराते हुए अपनी अजीम तलवार से 50 गज से ज्यादा दौड़ खड़े सैफ अली पर वार किया। जैसे ही अर्डिया ने अपनी अजीम तलवार घुमाई, आग का एक सैलाब सैफ अली की तरफ लपका। सैफ अली घूमे और जैसे ही शोले उनसे टकराने वाले थे, उन्होंने अपनी तलवारों से इस हमले का मुकाबला किया। वाइड शील्ड बूम। वाइड शील्ड, जिसकी ताकत सैफ अली की ज्यादा से ज्यादा HP से 10 गना ज्यादा थी, इस हमले के नतीजे में तकरीबन टूट ही गई और उसके असर ने सैफ अली को 30 गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया। कितना खौफनाक वार था। सैफ अली ने खामोशी से इत्मीनान का इजहार किया जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइड शील्ड में सिर्फ दरारें आई हैं। अगर उन्होंने मुनासिब जवाब न दिया होता तो वो हमला उन्हें हलाक कर देता। अर्डिया सैफ अली के तसव्वुर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर वो अपनी ताकत और लालच में अंधे होकर उसके बजाय सबसे बड़ी कब्र को चैलेंज करते, तो वो इबसोलेविट डोमेन की मुद्दत खत्म होते ही मारे जाते। इसी दौरान अर्डिया के हमले की बदौलत सैफ अली और आरो का स्प्रिट के दरमियान अब 100 गज का फासला हो चुका था। अगरचे इब्बिसिल बाइंड अर्डिया को 5 सेकंड तक नहीं रोक पाया था, लेकिन इसे 2 सेकंड तक अपनी जगह पर रखने में कामयाब होना चाहिए था। खुशकिस्मती से 1/3 आरो का स्प्रिट के तौर पर अर्डिया इतने फासले पर मौजूद हदफ पर हमला नहीं कर सकता था। बाकी मानदा 2 सेकंडों में सैफ अली ने अपने और पीछा करने वाले के दरमियान फासला 300 गज से ज्यादा बढ़ा दिया। अर्डिया की नकलो हरकत की रफ्तार सैफ अली से कहीं ज्यादा थी, लेकिन ताक़ुब के दौरान अर्डिया को हमले की हद में आने के लिए कुछ वक्त दरकार था। इस दौरान सैफ अली रुकावट के मजीद करीब होते गए। 150 गज, 100 गज, 50 गज। जब अर्डिया सैफ अली से 80 गज से भी कम फासले पर था और फरार होते हुए तलवारबाज पर एक बार फिर हमला करने वाला था, सैफ अली आखिरकार जादुई रुकावट से गुजर गए। गुस्से में बिखरे हुए अर्डिया ने सैफ अली की तरफ आग की एक और लहर भेजी, लेकिन इस बार सैफ अली ने एक समन गार्ड स्क्रोल निकाला और अन्नम को तलब कर लिया। जैसे ही अन्नम उनके सामने नमूदार हुई, सैफ अली ने सुकून का सांस ला। वो शायद एक बाकायदा खिताब याफ्ता 3 औरों का स्प्रिट का मुकाबला न कर सकते हों, लेकिन अन्नम का मामला मुख्तलिफ था। अन्नम 113 पॉइंट्स की नशोनुमा की सलाहियत रखने वाली एक एपिक गार्ड थी। वो शायद इसी के किसी NPC हीरो का मुकाबला न कर सके, लेकिन वो इससे ज्यादा पीछे भी नहीं थी। इसे अर्डिया को रोकने में कोई दुश्वारी नहीं होनी थी। इत्मीनान के साथ अन्नम ने अपना असा घुमाया और अर्डिया के आग वाले हमले के जवाब में एक जादू पड़ा। इस पर्सनल गार्ड के सामने एक सियाह सफेद दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ। जिस लम्हे अर्डिया के शोले इस दायरे से टकराए, ऐसा लगा जैसे वो किसी चट्टानी पहाड़ से टकरा गए हों। चाहे कितनी ही आग इस जादुई दायरे से टकराती और उसे जलाती, वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ठीक है, अब चलते हैं। अंदरूनी इलाके की जादुई रुकावट को उबूर करने के बाद भी अर्डिया के पीछा करने की वजह से सैफ अली ने फौरी तौर पर 2 ग्रुप इंस्टेंटेस टेलीपोर्टेशन स्क्रोल फ़आल किया जो उन्होंने पहले अपने बैग से निकाला था, और अन्नम के साथ जजीरे से रवाना हो गए। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।